हमारे YouTube चैनल स्माइला ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत है। मैं ब्रिजराज कंप्यूटर फैकल्टी। आज की इस वीडियो में हम सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस क्लास 9th के लिए मैंने एक मॉडल टेस्ट पेपर तैयार किया है, जिसमें पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं फाइनल एग्जाम के लिए वो इसमें कवर किए जाएंगे। इसमें साथ साथ जो पेपर का पैटर्न है वो भी बताया जाएगा आपको, जो पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड की तरफ से निर्धारित है। तो इस वीडियो की मदद से आप पूरे बटा पूरे जो 50 में से 50 नंबर हासिल कर सकते हैं। ये जो आपका पेपर है, ये 3 सेक्शंस में डिवाइड होगा, पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी, जैसे आप नीचे सामने देख सकते हैं। तो जो पार्ट ए है, इसमें आपको 12 क्वेश्चन आएंगे एक एक नंबर के, जिसमें एमसीक्यू, फिलअप्स, फुल फॉर्म्स कह सकते हैं कि आपको आएंगी। और सेकंड पार्ट जो आपको अगर बी पार्ट होगा, इसमें आपको 4-4 नंबर वाले 5 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें 2 क्वेश्चन की इंटरनल चॉइस भी होगी। और जो आपका थर्ड पार्ट है, पार्ट सी है, इसमें 6 नंबर वाले 3 क्वेश्चन आएंगे विद इंटरनल चॉइस। तो इस वीडियो को आप देख के सिंगल वीडियो से आप अपने पूरे पेपर की जो तैयारी है आसानी से कर सकते हैं और पूरे बटा पूरे 50 में से 50 अंक ले सकते हैं। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले फिल इन द ब्लैंक्स। नंबर 1, डैश इज अ ग्रुप ऑफ 2 or more computers that are linked in order to share resources such as printers, files and other resources। तो इसके ऑप्शन है नेटवर्क, इंटरनेट, वायरलेस या टोपोलॉजी। तो इसका सही आंसर है नेटवर्क। कि जब हम दो या दो से ज्यादा कंप्यूटर्स को आपस में लिंक करते हैं, जोड़ते हैं ताकि रिसोर्सेज को शेयर किया जा सके, तो उसको क्या बोलते हैं? नेटवर्क या कंप्यूटर नेटवर्क। तो नेटवर्क में कंप्यूटर आपस में जुड़े होते हैं। नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट टाइप ऑफ नेटवर्क। कि इनमें से कौन सा छोटा नेटवर्क होता है? ऑप्शन है मैन, वैन, लैन या नन ऑफ दीज। तो मैन के बारे में बताना चाहूंगा कि मैन का मतलब होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, जो नेटवर्क एक शहर के अंदर फैला हो। वैन, वाइड एरिया नेटवर्क, जो कई देशों में या एक देश में फैला हो, वाइड एरिया नेटवर्क। और सी है लैन, लोकल एरिया नेटवर्क, जो एक स्कूल की लैब में, किसी ऑफिस में या 1 किलोमीटर के एरिया में फैला हो, उसको बोलते हैं लैन। तो इसका सही आंसर है लैन। तो लैन का मतलब होता है लोकल एरिया नेटवर्क। ये नीचे डायग्राम लैन कुछ इस तरह से नजर आती है। नंबर 3, डैश इज ए डिवाइस दैट अलोज यू टू कनेक्ट मल्टीपल कंप्यूटर्स टू ए सिंगल नेटवर्क। कि अगर आप काफी ज्यादा कंप्यूटर्स को एक सिंगल नेटवर्क के साथ जोड़ना चाहते हो, तो कौन सी डिवाइस यूज होती है? इसकी ऑप्शन है हब, बस, रिंग या स्टार। तो इसका सही आंसर है हब। हब के बारे में बताना चाहूंगा कि हब एक नेटवर्किंग डिवाइस है जो कंप्यूटर नेटवर्क को बनाने के काम आती है। कि बिना हब के कंप्यूटर नेटवर्क नहीं बनाया जा सकता। मैंने आपको पहले भी बताया है कि नेटवर्क का मतलब होता है कि दो या दो से ज्यादा कंप्यूटर को आपस में जोड़ना नेटवर्क बनाने के लिए। तो उसके लिए एक ऐसी डिवाइस चाहिए जिससे कंप्यूटर्स को आपस में जोड़ा जा सके। तो वो डिवाइस क्या होती है? हब। हब के पीछे पोर्ट्स बनी होती हैं, जिसके साथ हम कंप्यूटर, प्रिंटर या इलेक्ट्रॉन डिवाइसेस को अटैच कर सकते हैं और उसको सारा नेटवर्क जो होगा उसको शेयर कर सकेगा। नंबर 4, इन डैश नेटवर्क टोपोलॉजी ए सिंगल बैकबोन केबल इज शेयर्ड बाय ऑल द डिवाइसेस। तो इसके ऑप्शन है बस, ट्री, मैश या स्टार। तो इसका सही आंसर है बस। तो क्या है कि बस टोपोलॉजी एक ऐसी टोपोलॉजी है जिसमें एक सिंगल केबल यूज होती है, जिसे सभी डिवाइसेस शेयर करते हैं। नीचे आप डायग्राम में देख सकते हो, इसमें एक सिंगल केबल है जिसको बैकबोन केबल भी कहा जाता है, जिसमें जितने भी कंप्यूटर इसके नेटवर्क में होंगे वो आपस में जुड़ जाएंगे। तो टोपोलॉजी के बारे में मैं बताना चाहूंगा कि टोपोलॉजी का मतलब होता है लेआउट ऑफ नेटवर्क। कि नेटवर्क में कंप्यूटर किस तरीके से, किस ढंग से आपस से जुड़े हैं, उसको बोलते हैं टोपोलॉजी। नंबर 5, डैश prepares information and sends it। इसके ऑप्शन है प्रोटोकॉल, रिसीवर, सेंडर और हब। तो इसका सही आंसर है सेंडर। कि सेंडर इंफॉर्मेशन बनाता है और भेजता है। जैसे मान लो आप व्हाट्सएप पे काम कर रहे हो, व्हाट्सएप भी आपका मोबाइल नेटवर्क में यूज हो रहा है, इंटरनेट पे यूज हो रहा है। आप जब किसी को मैसेज भेजते हो, आप कौन हो? सेंडर। और जिसको भेजते हो वो कौन होगा? रिसीवर। नेक्स्ट है ट्रू फॉल्स। नंबर 1, वी कैन नॉट शेयर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर अमंग नेटवर्क डिवाइसेस।
नेक्स्ट है ट्रू फॉल्स। नंबर 1, वी कैन नॉट शेयर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर अमंग नेटवर्क डिवाइसेस, कि हम हार्डवेयर सॉफ्टवेयर को नेटवर्क डिवाइसेस में शेयर नहीं कर सकते, जबकि ये गलत है। जबकि कंप्यूटर हार्डवेयर इसीलिए बनाया जाता है ताकि हम जो महंगे हार्डवेयर सॉफ्टवेयर हैं उनको आसानी से शेयर कर सकें। नंबर 2, लैन कवर्स ए लार्ज ज्योग्राफिक एरिया। लैन का मतलब लोकल एरिया नेटवर्क, उसका मतलब कम एरिया में, लेकिन ये कह रहा है लार्ज एरिया, सो ये फॉल्स है। अगर लार्ज एरिया कवर करना है तो उसके लिए वैन यूज होता है या मैन। नंबर 3, इन फुल डुप्लेक्स इंफॉर्मेशन कैन बी ट्रांसमिटेड इन बोथ डायरेक्शंस। नेक्स्ट है ट्रू फॉल्स। नंबर 1, वी कैन नॉट शेयर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर अमंग नेटवर्क डिवाइसेस, कि नेटवर्क डिवाइसेस में हार्डवेयर सॉफ्टवेयर को हम शेयर नहीं कर सकते, ये गलत है। जबकि जो नेटवर्किंग कब की इसीलिए जाती है ताकि जो हमारे महंगे हार्डवेयर सॉफ्टवेयर हैं उनको आसानी से शेयर किया जा सके। नंबर 2, लैन कवर्स ए लार्ज ज्योग्राफिक एरिया, कि जो लैन है वो ज़्यादा एरिया को कवर करती है, जबकि ये गलत है। लैन का मतलब होता है लोकल एरिया नेटवर्क। जो लैन का एरिया स्कूल की कंप्यूटर लैब, ऑफिस बिल्डिंग, जहाँ इसका जो एरिया है वो 1 किलोमीटर तक हो सकता है। नंबर 3, इन फुल डुप्लेक्स इंफॉर्मेशन कैन बी ट्रांसमिटेड इन बोथ डायरेक्शंस। फुल डुप्लेक्स एक ट्रांसमिशन मोड है जिसमें जो इंफॉर्मेशन है वो दोनों डायरेक्शन में भेजी जा सकती है, ये बिल्कुल ट्रू है। जैसे हम टेलीफोन या मोबाइल की बात करें कि एक समय पे आपस में बात कर सकते हैं, तो सो दैट इज फुल डुप्लेक्स मोड। नंबर 4, protocols are set of rules by which data transmission take place between nodes। ये प्रोटोकॉल्स में रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जो नोड्स में या कंप्यूटर्स में डाटा भेजने के लिए यूज होते हैं। यहाँ पे नोड का मतलब है कंप्यूटर, जो कंप्यूटर नेटवर्क में जुड़े होते हैं सर्वर के अलावा, मेन कंप्यूटर के अलावा, उनको नोड्स बोलते हैं, ये बिल्कुल ट्रू है। सो प्रोटोकॉल्स का मतलब हो गया रूल्स एंड रेगुलेशंस यूज्ड ऑन इंटरनेट और नेटवर्क। इंटरनेट पे भी प्रोटोकॉल यूज होते हैं जैसे कि HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, SMTP सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, POP पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। मींस कि चाहे आप नेटवर्क यूज कर रहे हो या इंटरनेट यूज कर रहे हो, वहां पे भी जो प्रोटोकॉल्स हैं, रूल्स हैं, वो यूज होते हैं। नेक्स्ट है फुल फॉर्म्स। नंबर 1, लैन। लैन का मतलब है लोकल एरिया नेटवर्क। जो नेटवर्क एक स्कूल की कंप्यूटर लैब, ऑफिस में यूज हो उसको बोलते हैं लैन। नंबर 2, मैन। मैन का मतलब है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। जो नेटवर्क एक शहर में फैला हो उसको मैन बोलते हैं। जैसे मान लो आपके केबल टीवी पे, मान लो फास्टवे की आपने केबल लगवाई हुई है, उसमें जो लोकल चैनल आते हैं उसको हम मैन बोल सकते हैं। नंबर 3, वैन। वैन का मतलब है वाइड एरिया नेटवर्क। जो नेटवर्क एक देश में या कई देशों में फैला हो उसको बोलते हैं वैन, जैसे कि इंटरनेट। नंबर 4, पैन। पैन का मतलब होता है पर्सनल एरिया नेटवर्क, या अगर आपने अपना कोई पर्सनल नेटवर्क बनाया हुआ है अपने घर पे, ऑफिस में, उसको बोलते हैं पैन। नंबर 5, NIC। तो NIC का मतलब है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, इसको लैन कार्ड भी बोलते हैं। जी कुछ इस तरह से नजर आता है। मान लो आप अपने कंप्यूटर पे इंटरनेट चलाना चाहते हो तो उसकी एक केबल मॉडेम के पीछे लगेगी और एक NIC के पीछे लगेगी या लैन कार्ड के पीछे लगेगी। एक्सप्लेन इट्स एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। नेटवर्क के बारे में आपको मैंने पहले भी बताया। When two or more computers are interconnected with each other, then it is called network। जब दो या दो से ज्यादा कंप्यूटर्स को आपस में जोड़ा जाता है तो उसको नेटवर्क कहा जाता है। नेटवर्क यूज फॉर डाटा शेयरिंग एंड डाटा कम्युनिकेशन। नेटवर्क का प्रयोग डाटा शेयरिंग और डाटा कम्युनिकेशन के लिए किया जाता है। नीचे आपको एक नेटवर्क का डायग्राम नजर आ रहा है जिसमें एक लैपटॉप, दो कंप्यूटर, प्रिंटर हब के साथ जुड़े हुए हैं। तो इनका प्लस पॉइंट क्या है? अब दो कंप्यूटर और लैपटॉप ये तीनों प्रिंटर को डायरेक्ट यूज कर सकते हैं बिना अपनी लोकेशन चेंज किए हुए। आगे है एडवांटेजेस ऑफ नेटवर्क। नंबर 1, कंप्यूटर नेटवर्क इज यूज्ड फॉर डाटा शेयरिंग। इसकी मदद से हम डाटा को शेयर कर सकते हैं। नंबर 2, कंप्यूटर नेटवर्क इज यूज्ड फॉर डाटा कम्युनिकेशन। कंप्यूटर नेटवर्क का प्रयोग डाटा कम्युनिकेशन के लिए भी किया जाता है। मींस कि हम मैसेज एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को भेज सकते हैं। नंबर 3, कंप्यूटर नेटवर्क यूज्ड फॉर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर शेयरिंग। कि कंप्यूटर नेटवर्क की मदद से हम हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर भी शेयर कर सकते हैं। मान लो कोई महंगा हार्डवेयर है, मान लो प्रिंटर है,
हमने नेटवर्क में प्रिंटर को सर्वर के साथ जोड़ देना है। अब जितने भी कंप्यूटर नेटवर्क में होंगे वो सभी प्रिंटर को यूज कर सकते हैं। मान लो कोई महंगा सॉफ्टवेयर है, वो आप सभी कंप्यूटर पे इंस्टॉल नहीं कर पा रहे, आप उसको सर्वर पे कर लो। अब जितने भी कंप्यूटर नेटवर्क में जुड़े होंगे वो सभी उस सॉफ्टवेयर को यूज कर पाएंगे। नंबर 4, कंप्यूटर नेटवर्क इज रिलायबल। कंप्यूटर नेटवर्क रिलायबल है, भरोसे योग्य है। कंप्यूटर नेटवर्क में अगर कोई कंप्यूटर खराब हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, आप दूसरे कंप्यूटर पे बैठ के काम कर सकते हो। आगे है डिसएडवांटेजेस ऑफ नेटवर्क। नंबर 1, इफ नेटवर्क फेल्स देन इट शट्स डाउन ऑल दी सेंट्रल सर्विसेज। अगर आपका नेटवर्क खराब हो जाए, नेटवर्क फेल हो जाए, तो ये क्या करेगा, जितनी भी नेटवर्क की सर्विसेज है सभी को बंद कर देगा। नंबर 2, द मैनेजमेंट ऑफ नेटवर्क वेरी डिफिकल्ट। नेटवर्क को मैनेज करना बड़ा मुश्किल है। नंबर 3, इन नेटवर्क मिस यूज ऑफ डाटा इज पॉसिबल। नेटवर्क में डाटा का जो मिस यूज है वो आसानी से हो सकता है। नंबर 4, इट इज वेरी कॉस्टली टू मेक ए नेटवर्क। नेटवर्क बनाना या कंप्यूटर नेटवर्क बनाना एक महंगा टास्क है। सेकंड क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क के कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं? द वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क आर एज फॉलोइंग। नंबर 1, नोड। इट इज आल्सो कॉल्ड क्लाइंट। कंप्यूटर दैट इज कनेक्टेड टू अ नेटवर्क इज कॉल्ड नोड। मींस की जो नोड है इसको क्लाइंट या वर्क स्टेशन भी बोलते हैं। कंप्यूटर नेटवर्क दो तरह के कंप्यूटर होते हैं, एक होता है सर्वर, एक होता है नोड या क्लाइंट। मींस की जो मेन कंप्यूटर आपका होता है उसको सर्वर बोलते हैं। उसके साथ जितने भी बाकी कंप्यूटर जुड़े होते हैं जो अपने आप कोई भी काम नहीं कर सकते, सर्वर पे डिपेंड करते हैं, उनको नोड, क्लाइंट या वर्क स्टेशन कहा जाता है। नंबर 2, सर्वर। इट इज ऑल्सो कॉल्ड मेन कंप्यूटर। ये मेन कंप्यूटर है जिसके बिना नेटवर्क काम नहीं कर सकता। अगर आपके नेटवर्क में नोड खराब हो जाए तो आप दूसरी नोड पे बैठ के, दूसरे कंप्यूटर पे बैठ के काम कर सकते हो। अगर मेन कंप्यूटर खराब हो जाए, सर्वर खराब हो जाए, तो नेटवर्क काम करना बंद कर देगा। कंप्यूटर दैट प्रोवाइड्स सर्विसेज टू नोड्स इन ए नेटवर्क इज कॉल्ड सर्वर। कि वो कंप्यूटर जो नोड्स को नेटवर्क में सर्विसेज प्रोवाइड करता है उसको सर्वर कहा जाता है। नंबर 3, NIC, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। इट इज इंस्टॉल्ड ऑन द मदरबोर्ड ऑफ कंप्यूटर so that a computer can be connected to a network। कि जो NIC है, नेटवर्क कार्ड है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड है, लैन कार्ड है, जो कंप्यूटर के मदरबोर्ड पे लगा होता है, पहले भी आपको बताया था। और इससे क्या कर सकते हैं हम, जो कंप्यूटर नेटवर्क में जोड़ना है उसको इसके साथ अटैच कर लेंगे। नंबर 4, हब। हब इज ए हार्डवेयर डिवाइस या नेटवर्क डिवाइस। इट इज यूज टू इंटरकनेक्ट कंप्यूटर विद ईच अदर इन कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क में अगर आपने कंप्यूटर्स को नेटवर्क के साथ जोड़ना है तो उसके लिए हब यूज होती है। नंबर 5, राउटर। राउटर इज ए हार्डवेयर डिवाइस। इट इज यूज टू ट्रांसफर डाटा पैकेट्स बिटवीन नेटवर्क। नेटवर्क के अंदर आपने डाटा पैकेट्स को ट्रांसफर करना है, अगर एक रूट प्रोवाइड करना है कि किस रूट से आपके डाटा पैकेट जाए, तो उसके लिए राउटर यूज होता है। जब डायग्राम देख रहे हो इसके अंदर आपको NIC नेटवर्क इंटरफेस कार्ड भी नजर आ रहा है। ये सर्वर कंप्यूटर है जो मेन कंप्यूटर है। हब के साथ आप देख सकते हो क्लाइंट 1, क्लाइंट 2 अप टू क्लाइंट N, मतलब ये नोड जुड़ी हुई हैं। अब डाटा भेजना है आपने तो राउटर डिसाइड करेगा कि कौन से रूट से डाटा भेजना है। मॉडम, मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर जो इंटरनेट चलाने के काम आता है। सो इसके लिए मॉडम को इंटरनेट के साथ जोड़ा गया है। क्वेश्चन नंबर 3 है, राइट अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स। नेटवर्क इज ऑफ 4 टाइप्स। नंबर 1, PAN। इट स्टैंड्स फॉर पर्सनल एरिया नेटवर्क। इट इज ऑर्गेनाइज्ड बाय एन इंडिविजुअल पर्सन विद इन ए बिल्डिंग। ये कोई इंडिविजुअल पर्सन है उसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, कनेक्शन बिटवीन 2 मोबाइल्स और लैपटॉप्स। कि अगर 2 मोबाइल या लैपटॉप के बीच में हमने कोई कनेक्शन बनाया है तो उसको हम पैन कहते हैं। मान लो आपने फोन पे हॉटस्पॉट बनाया है, आपने 2 लोगों को अपना हॉटस्पॉट दे दिया है कि आप मेरा हॉटस्पॉट यूज कर लो, वो आपका नेट यूज कर पाएंगे, तो दैट इज पैन, पर्सनल एरिया नेटवर्क। हम नीचे आप डायग्राम में देख सकते हो कि 2 लैपटॉप है, मोबाइल है, हेडफोन है, माउस है, प्रिंटर है, जिनको हमने एक पैन के साथ, पर्सनल एरिया नेटवर्क के साथ जोड़ा हुआ है। नंबर 2, लैन। इट स्टैंड्स फॉर लोकल एरिया नेटवर्क। इसको लोकल एरिया नेटवर्क भी बोलते हैं। दिस नेटवर्क इज यूज्ड विद इन एन ऑफिस बिल्डिंग। इसको किसी ऑफिस बिल्डिंग के अंदर यूज कर सकते हैं। दिस नेटवर्क स्प्रेड्स विद इन 1 किलोमीटर। जो पैन है वो 10 मीटर तक उसकी रेंज होती है और जो लैन है ये 1 किलोमीटर में फैला हो सकता है। इट इज अ प्राइवेट नेटवर्क। ये प्राइवेट नेटवर्क है। फॉर एग्जाम्पल, कंप्यूटर लैब ऑफ ए स्कूल। ये आपकी जो कंप्यूटर लैब है
उसमें जो नेटवर्क यूज होता है दैट इज लैन। नंबर 3 मैन, इट स्टैंड्स फॉर मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। दिस नेटवर्क स्प्रेड्स विद इन ए सिटी, जो एक शहर के अंदर फैला होता है। इट इज अ प्राइवेट और लीज बेस्ड नेटवर्क, जो प्राइवेट नेटवर्क है या किराए का नेटवर्क है। फॉर एग्जांपल लोकल केबल टीवी नेटवर्क, जैसे फास्ट वे के लोकल चैनल आपके चलते हैं आपके सिटी में, तो दैट इज मैन। नीचे मैंने एक एग्जांपल दी है कि मान लो स्कूल की लैन है, हॉस्पिटल की है, कॉलेज की है, फैक्ट्री की है। इन सभी को अगर हम इकट्ठा कर दें, एक नेटवर्क के साथ जोड़ दें, तो वो क्या बन जाएगा, मैन। नंबर 4 है वैन, इट स्टैंड्स फॉर वाइड एरिया नेटवर्क। दिस नेटवर्क स्प्रेड्स इन द होल वर्ल्ड, जो पूरी दुनिया में फैला है, कई कंट्रीज में या कई देशों में फैला है या एक देश में फैला है। इट इज लीज बेस्ड और सर्विस बेस्ड नेटवर्क, ये भी एक किराए का नेटवर्क हो सकता है या सर्विस बेस्ड। सर्विस बेस्ड मतलब कि आईएसपी बेस्ड, कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर बेस्ड, कि आप अपने मोबाइल पे नेट का रिचार्ज करवाते हो, नेट पैक डलवाते हो, डाटा पैक डलवाते हो, चाहे जियो कंपनी है, वोडाफोन आइडिया है, जहाँ BSNL है, जहाँ एयरटेल है, तो दैट इज सर्विस बेस्ड नेटवर्क। फॉर एग्जाम्पल इंटरनेट, तो वैन की एग्जाम्पल है इंटरनेट, और वैन पूरे देश में फैला हुआ है। मान लो इंडिया, लंदन, अमेरिका, ये सभी देश आपस में किसके थ्रू जुड़े हैं, इंटरनेट के साथ। सो इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ वैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द वेरियस मोड्स ऑफ डाटा ट्रांसमिशन, कि डाटा ट्रांसमिशन के अलग अलग मोड्स कौन से हैं। देयर आर 3 मेथड्स ऑफ डाटा ट्रांसमिशन या मोड्स ऑफ डाटा ट्रांसमिशन। नंबर 1 सिंपलेक्स मोड। In this mode, information can flow in one direction only from sender to receiver. इसके अंदर इंफॉर्मेशन एक डायरेक्शन में जा सकती है सेंडर से रिसीवर में। दिस टाइप ऑफ ट्रांसमिशन इज यूजफुल ओनली इफ देयर इज नो नीड टू फ्लो द डाटा इन बोथ डायरेक्शंस। इसकी जरूरत तब पड़ती है जब डाटा को दोनों डायरेक्शन में फ्लो करने की जरूरत ना पड़े। फॉर एग्जाम्पल टेलीविजन, टेलीविजन में आप क्या कर सकते हो, टीवी देख सकते हो, लेकिन उसका रिप्लाई नहीं कर सकते, सिग्नल वापस नहीं भेज सकते। तो इसमें जो सेंडर है वो रिसीवर को मैसेज भेज सकता है, बट जो रिसीवर है वो वापस रिप्लाई नहीं कर सकता। नंबर 2 हाफ डुप्लेक्स मोड, इट इज ऑल्सो कॉल्ड सेमी डुप्लेक्स मोड, इसको सेमी डुप्लेक्स मोड भी बोलते हैं। In this mode, information can flow in both directions but not at the same time. कि दोनों डायरेक्शन में इंफॉर्मेशन जा सकती है बट सेम टाइम पे नहीं। इन दिस मोड बोथ एंड डिवाइसेस ट्रांसमिट डाटा इन टर्न, कि दोनों जो डिवाइसेस जुड़ी हैं वो अपनी टर्न वाइज टर्न डाटा भेज सकती हैं। फॉर एग्जांपल वॉकी टॉकी सिस्टम यूज्ड बाय पुलिस। आपने देखा होगा हमारे जो पुलिस पर्सन है उन्होंने हाथ में एक डिवाइस पकड़ी होती है, फोन जैसी, मोबाइल जैसी, उसको बोलते हैं वॉकी टॉकी। इसके अंदर पहले एक यूजर बोलेगा, उसके बाद दूसरा रिप्लाई करेगा। सो पहले सेंडर बोलेगा फिर रिसीवर, इस तरह दोनों कम्युनिकेट कर सकते हैं अपनी टर्न वाइज। नंबर 3 फुल डुप्लेक्स मोड। इन दिस मोड इंफॉर्मेशन कैन मूव इन बोथ डायरेक्शंस एट द सेम टाइम, दैट इज बोथ सेंडर एंड रिसीवर कैन सेंड द डाटा टू ईच अदर एट द सेम टाइम, कि सेंडर और रिसीवर दोनों एक समय पे एक दूसरे को डाटा भेज सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल टेलीफोन सिस्टम, कि टेलीफोन सिस्टम के अंदर या मोबाइल के अंदर दोनों यूजर एक समय पे आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं। एप्लीकेशंस है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। नंबर 1, जीमेल इज ए फ्री ईमेल सर्विस प्रोवाइडेड बाय डैश, कि जीमेल एक फ्री ईमेल सर्विस है जो किस कंपनी द्वारा प्रदान की जाती है। इसके ऑप्शंस हैं याहू, गूगल, रेडिफ मेल या हॉटमेल। तो इसका सही आंसर है गूगल। जो जीमेल ईमेल है ये गूगल कंपनी द्वारा हमें फ्री में प्रोवाइड की जाती है, और जीमेल को हम कंप्यूटर में भी चला सकते हैं और मोबाइल के अंदर भी। आपने देखा होगा जब आप नया फोन लेते हो तो आपको प्ले स्टोर में जीमेल एंटर करने के लिए कहता है। मीन्स की जीमेल एक गूगल ऐप है जिसको आप आसानी से मोबाइल में भी और कंप्यूटर में भी ओपन कर सकते हो, और जीमेल की मदद से आप टेक्स्ट मैसेज, ऑडियो, वीडियो, ग्राफिक्स कुछ भी सेंड कर सकते हो। नंबर 2, dash is a type of test used in computing to determine whether or not the user is human. तो इसके ऑप्शन है कैप्चा, डेट्सा, हैप्चा या नेप्चा। तो इसका सही आंसर है कैप्चा। तो कैप्चा के बारे में बताना चाहूंगा कि कैप्चर की पूरी फुल फॉर्म है कंप्लीटली ऑटोमेटेड पब्लिक ट्यूरिंग टेस्ट। कई बार आप कोई साइट लॉगिन करते हो, ईमेल लॉगिन करते हो, तो यूजर नेम पासवर्ड के नीचे एक कोड नजर आता है, जैसे ये नीचे दिख रहा है
JZ98, दिस इज कैप्चा कोड। ये इसलिए लगाया जाता है ताकि कंप्यूटर को पता चल जाए कि आपकी आईडी को ऑपरेट करने वाला यूजर है, कोई रोबोट तो नहीं या कोई मशीन तो नहीं, इसलिए जो कैप्चा कोड है इसलिए यूज होता है। नंबर 3, डैश इज ए टाइप ऑफ मालवेयर डिजाइन टू प्रोवाइड अनऑथराइज्ड रिमोट एक्सेस टू ए यूजर्स कंप्यूटर। ये डैश एक मालवेयर की किस्म है जो क्या करता है, इसलिए डिजाइन किया जाता है कि ताकि कोई अनऑथराइज्ड पर्सन आपके कंप्यूटर को असेस कर ले। तो इसके ऑप्शन है स्पाईवेयर, ट्रोजन, मालवेयर या होर्स। तो इसका सही आंसर है ट्रोजन। कि ट्रोजन एक मालवेयर है, वायरस है जो अनऑथराइज्ड पर्सन है आपके कंप्यूटर को रिमोटली ऑनलाइन एक्सेस कर सकता है और आपके डाटा को, आपके कंप्यूटर की इंफॉर्मेशन को नुकसान पहुंचा सकता है। नंबर 4, डैश इज ए कंप्यूटर प्रोग्राम दैट रेप्लिकेट्स इटसेल्फ इनटू अदर कंप्यूटर प्रोग्राम्स। ये डैश एक कंप्यूटर प्रोग्राम है जो अपने आप को रिपीट करता है, जो दोहराता है। तो इसके ऑप्शंस हैं स्पाईवेयर, वायरस, फिशिंग या मालवेयर। तो इसका सही आंसर है वायरस। ये वायरस एक प्रोग्राम है, कंप्यूटर प्रोग्राम है जो कंप्यूटर में एंटर करके अपने आप को रेप्लिकेट करता है, अपने आप को डुप्लीकेट करता है। तो क्या जब डुप्लीकेट करेगा तो ये जल्दी से ही कंप्यूटर की जो स्पेस है उसको फिल कर देगा। तो वायरस के बारे में इंफॉर्मेशन और भी देना चाहूंगा कि वायरस एक ऐसा प्रोग्राम है जो कंप्यूटर को खराब करता है। जैसे हम कई बार बीमार होते हैं तो डॉक्टर कहता है कि आपकी बॉडी में वायरस एंटर कर गया है। इसी तरह जब वायरस कंप्यूटर में एंटर करता है तो ये कंप्यूटर के डाटा को, इंफॉर्मेशन को खराब कर सकता है। और वायरस की फुल फॉर्म भी होती है। क्या फुल फॉर्म होती है? वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सीज। कि जब आपकी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन खतरे में आ जाए तो उसको बोलते हैं वायरस। नंबर 5, डैश इज एन इंडियन डिजिटाइजेशन ऑनलाइन सर्विस provided by the Ministry of Electronics and Information Technology, Government of India under its Digital India Initiative। ये डैश एक इंडियन डिजिटाइजेशन ऑनलाइन सर्विस है जिसको मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी ने प्रोवाइड किया है डिजिटल इंडिया स्कीम के अंदर। तो इसके ऑप्शंस हैं डिजी लॉकर, डिजी प्रोग्राम, डिजी हैकर या डिजी बैंकर। तो इसका सही आंसर है डिजी लॉकर। डिजी लॉकर के बारे में सभी ने सुना होगा कि जो डिजी लॉकर है इसको हम अपने आधार कार्ड और मोबाइल नंबर की हेल्प से ओपन कर सकते हैं। जैसे 2-3 साल से जो बोर्ड है वो रिजल्ट निकालता है, वो कहते हैं कि आप अपना जो सर्टिफिकेट है उस पर डिजी लॉकर से भी डाउनलोड कर सकते हो। तो डिजी लॉकर के लिए आपको क्या करना पड़ता है कि आपका जो मोबाइल नंबर है उसको आधार कार्ड से लिंक कराना पड़ता है। जैसे आप अपने मोबाइल पे या कैफे में जाके आधार कार्ड नंबर डालोगे, मोबाइल नंबर डालोगे, ओटीपी आएगा तो आपका डिजी लॉकर ओपन हो जाएगा। डिजी लॉकर में आपको आपका आधार कार्ड भी मिल जाएगा और वो सर्टिफिकेट या मार्कशीट मिल जाएगी जो आपके बोर्ड की तरफ से डिजी लॉकर पे अपलोड की गई है। आगे है ट्रू फॉल्स। नंबर 1, स्पाईवेयर इज एन ईमेल फ्रॉड मेथड इन विच द रूंडर sends out legitimate looking email in an attempt to gather personal and financial information from recipients। ये बिल्कुल गलत है। कि स्पाईवेयर में वो क्या कह रहा है कि ये ईमेल फ्रॉड है जिसमें क्या करता है कि जो हैकर है वो आपको एक ओरिजिनल दिखने वाली ईमेल भेजता है जिससे आपकी वो पर्सनल और जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है उसको चोरी कर सकता है। जबकि स्पाईवेयर में क्या होता है, स्पाई का मतलब होता है जासूस। इस स्पाईवेयर में एक प्रोग्राम आपके सिस्टम में एंटर कर जाता है, मालवेयर एंटर कर जाता है और आपके डाटा को चोरी करके आगे बेच सकता है। सो ये गलत है। नंबर 2, गूगल ड्राइव डज नॉट अलो अस टू स्टोर एंड शेयर फाइल्स ऑनलाइन। कि गूगल ड्राइव हमें फाइल्स को ऑनलाइन स्टोर और शेयर करने की आज्ञा नहीं देता। ये बिल्कुल गलत है। गूगल ड्राइव के बारे में बताना चाहूंगा कि गूगल ड्राइव एक ऐप है, गूगल ऐप है। ये आपको मोबाइल में भी मिल जाएगी और कंप्यूटर में भी मिल जाएगी। इसमें हम हमारे जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं उनको हम ऑनलाइन स्टोर कर सकते हैं और उनको आसानी से भी शेयर कर सकते हैं। और इसके अंदर में 15 GB तक जो डाटा है उसको स्टोर कर सकते हैं। तो ये गलत है। जबकि गूगल ड्राइव हमें फाइलें अलो करता है स्टोर करने के लिए और शेयर करने के लिए। नंबर 3, द बेस्ट वे टू डील विद द थ्रेट ऑफ ए कंप्यूटर वायरस इज टू यूज एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। कि अगर आप वायरस से
बचना चाहते हो तो उसका सही मेथड है कि कंप्यूटर में एंटीवायरस सॉफ्टवेयर यूज करो। ये बिल्कुल सही है। तो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर के बारे में बताना चाहूंगा कि अगर आपके कंप्यूटर में वायरस आ जाता है तो उस वायरस से बचने के लिए आपके कंप्यूटर के अंदर या लैपटॉप के अंदर जो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर वो इंस्टॉल होना चाहिए। और कुछ एंटीवायरस सॉफ्टवेयर आपको ऑनलाइन फ्री में मिल जाते हैं, ट्रायल बेस पे नेट से मिल जाते हैं, लेकिन वो कुछ समय बाद डिलीट हो जाते हैं और वायरस को डिटेक्ट नहीं कर पाते। इसलिए आपके कंप्यूटर या लैपटॉप में एंटीवायरस सॉफ्टवेयर पेड होना चाहिए, कंपनी का होना चाहिए, ताकि कोई नया वायरस भी एंटर करे तो वो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर आपके सिस्टम के अंदर उस वायरस को एंटर ना होने दे, जिससे आपका जो कंप्यूटर है वो वायरस से बच जाएगा। नंबर 4, द वेब थ्रेट is any threat that uses the world wide web to facilitate cyber crime। कि वेब थ्रेट एक ऐसा खतरा है जो वर्ल्ड वेब वर्ल्ड वाइड वेब के थ्रू साइबर क्राइम में साथ देता है। तो ये बिल्कुल सही है। सो वेब थ्रेट का मतलब कि कोई फिशिंग वाली टेक्निक होगी, देन मालवेयर आ गया, वायरस आ गया, या कोई ऐसा हैकर आ गया जो आपके डाटा को चोरी कर ले। तो ये चीजें जो सारी हैं ये साइबर क्राइम के अंदर आती हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि नेट को बहुत ध्यान से यूज करना है, उन साइट्स को कभी भी ओपन नहीं करना, या उन लिंक्स को कभी ओपन नहीं करना जो अनट्रस्टेड हो या जिनकी आपको नॉलेज ना हो। नंबर 5, गूगल मीट इज ए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सर्विस बाय गूगल। कि जो गूगल मीट है ये गूगल कंपनी द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंस सर्विस जो हमें प्रोवाइड की जाती है, ये बिल्कुल गलत है। तो गूगल मीट के बारे में बताना चाहूंगा। जैसे जब लॉकडाउन था, टीचर आपकी क्लास जूम पे या गूगल मीट पे लगाते थे, तो यहाँ पे उसी गूगल मीट की बात हो रही है, मीट ऐप की बात हो रही है जिसपे आप ऑनलाइन क्लास लगाते थे। एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप है जिसमें हम एक दूसरे को देख सकते हैं। और आपने देखा होगा कि टीचर जब आपको गूगल मीट के थ्रू पढ़ाते थे, आप टीचर को देख सकते थे, उसकी स्क्रीन को देख सकते थे, और टीचर देख सकता था कि कौन कौन से जो स्टूडेंट हैं वो क्लास में प्रेजेंट हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। नंबर 1, डिफाइन ईमेल। कि ईमेल क्या होती है। इट स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक मेल। कि ईमेल का पूरा नाम इलेक्ट्रॉनिक मेल है। इट इज द सर्विस ऑफ इंटरनेट। ये इंटरनेट की एक सेवा है। विद द हेल्प ऑफ ईमेल वी कैन सेंड मैसेजेस एनीवेयर इन द वर्ल्ड एट वेरी हाई स्पीड। कि ईमेल की मदद से हम पूरे वर्ल्ड में कहीं पे भी ईमेल भेज सकते हैं। विद द हेल्प ऑफ ईमेल वी कैन सेंड टेक्स्ट मैसेजेस, पिक्चर्स, ऑडियो और वीडियो फाइल्स। ये ईमेल की मदद से हम टेक्स्ट मैसेज, पिक्चर, ऑडियो फाइल्स या वीडियो फाइल उन लोगों को भेज सकती है जिनका एक यूनिक ईमेल एड्रेस है। फॉर एग्जाम्पल gmail.com, yahoo.com, rediff.com में इसकी जो अलग अलग कंपनीज हैं जो आपको ईमेल फ्री में प्रोवाइड करती हैं। जैसे आप मोबाइल में काम करते हो, जब आप एक नया फ़ोन लेते हो, प्ले स्टोर में आपको जीमेल ऐड करने के लिए बोलता है, तो आपको जीमेल अकाउंट उस टाइम बनाना पड़ता है। आप जीमेल की मदद से टेक्स्ट मैसेज, पिक्चर, ऑडियो, वीडियो कोई भी फाइल सेंड कर सकते हो। बट ईमेल की एक लिमिट होती है कि आप एक टाइम पे 20 MB से ऊपर जो ईमेल है वो नहीं भेज सकते। मान लो आप फ्री वाली जीमेल यूज कर रहे हो। नंबर 2, गिव द नेम्स ऑफ एनी फॉर गूगल एप्स। अब गूगल एप्स के बारे में बताना चाहूंगा कि गूगल एप्स होती क्या है। गूगल एप्स गूगल की तरफ से हमें फ्री में प्रोवाइड की जाती हैं। ये मोबाइल में भी होती हैं और कंप्यूटर में भी होती हैं। द नेम्स ऑफ फॉर गूगल एप्स आर एज फॉलोइंग। ये कुछ गूगल एप्स हैं जो आपको दिखती हैं। जीमेल, ड्राइव, जी सर्च में गूगल सर्च, मैप, यूट्यूब, प्ले स्टोर, न्यूज़, कॉन्टैक्ट, कैलेंडर, ट्रांसलेट, फोटोज। ये आपने मोबाइल में भी देखी होंगी। तो सबसे पहले बात करते हैं जीमेल की। जीमेल का मतलब गूगल मेल। इसकी मदद से आप ईमेल भेज सकते हो। नंबर 2, गूगल ड्राइव। गूगल ड्राइव एक ऑनलाइन स्टोरेज ड्राइव है जिसपे हम 15 GB तक जो डाटा है वो स्टोर कर सकते हैं, फाइलें स्टोर कर सकते हैं, फोल्डर स्टोर कर सकते हैं, फोटोज, देन ऑडियो, वीडियो, ग्राफिक्स, कोई भी तरह की जो फाइल है वो स्टोर कर सकते हैं। गूगल मैप। गूगल मैप भी आपने यूज किया होगा। अगर कहीं आप बाहर जाते हो, कोई आपको लोकेशन नहीं पता चल रही, तो आप गूगल मैप की मदद ले सकते हो। नंबर 4, यूट्यूब। यूट्यूब आपको पता ही है कि ये फ्री में हमें वीडियोस प्रोवाइड करती है। हम वीडियो देखते हैं, जैसे आपको हम यूट्यूब चैनल की जो वीडियोस भेजते हैं वो भी आपको यूट्यूब पे ही शो होती हैं। तो यूट्यूब है, ये भी एक गूगल ऐप है। नंबर 3, डिफाइन साइबर एथिक्स। कि साइबर एथिक्स का मतलब क्या है या साइबर एथिक्स क्या है।
इट इज ए ब्रांच ऑफ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, ये कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का एक ब्रांच है। साइबर एथिक्स रेफर्स टू द कोड ऑफ रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर ऑन द इंटरनेट, कि जब आपने इंटरनेट पे काम करना है तो आपका जो बिहेवियर है दैट मस्ट बी रिस्पॉन्सिबल, ये ऐसा बिहेवियर होना चाहिए कि कल को आपको कोई प्रॉब्लम ना आ जाए इंटरनेट को यूज करने के दौरान। इट मीन्स द बिहेवियर दैट मस्ट बी अडोप्टेड वाइल यूजिंग साइबर टेक्नोलॉजी, कि आपने कैसा बिहेवियर अडोप्ट करना है जब आपने इंटरनेट पे काम करना है या साइबर टेक्नोलॉजी को यूज करना है। साइबर एथिक्स फोकस ऑन प्राइवेसी, सिक्योरिटी एंड एक्यूरेसी, कि जब आपने साइबर एथिक्स को लेके चलना है तो इसका जो मेन फोकस है वो प्राइवेसी पे भी रहेगा, सुरक्षा पे भी रहेगा और शुद्धता पे भी रहेगा, एक्यूरेसी पे भी रहेगा। सो जब आपने इंटरनेट पे काम करना है तो कुछ चीज़ों का आपने ध्यान रखना है कि ऐसी वेबसाइट्स कभी ओपन नहीं करनी जो अनट्रस्टेड हो या जिनका आपको पता ना हो। इसके अलावा आपको कोई मोबाइल पे मैसेज आता है या ईमेल आती है, इस लिंक पे क्लिक करो आपको कैश प्राइज मिलेगा या गिफ्ट मिलेगा, उन पे भी कभी आपने क्लिक नहीं करना। सो साइबर एथिक्स में आपने अपना बिहेवियर जो है वो एक रिस्पॉन्सिबल रखना है। नंबर 4, व्हाट इज डिजी लॉकर, डिजी लॉकर क्या है? डिजी लॉकर प्रोवाइड्स ए पेपरलेस सर्विस, ये पेपरलेस सर्विस है। इट मीन्स इट अलाउज अस टू कीप डिजिटल कॉपीज ऑफ आवर डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन, ये हमारे जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट हैं उनकी डिजिटल कॉपीज हम ऑनलाइन स्टोर करके रख सकते हैं। डिजी लॉकर अकाउंट इज लिंक टू द आधार कार्ड, ये आधार कार्ड से लिंक होता है, आपके मोबाइल नंबर से लिंक होता है। इन डिजी लॉकर वी कैन स्टोर डिजिटल कॉपीज ऑफ आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड और एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स। मीन्स की इसकी ऐप भी होती है और इसको आप कंप्यूटर पे भी डाउनलोड कर सकते हो। सो आपने देखा होगा कि बोर्ड ने 2-3 साल से रिजल्ट डिक्लेयर किए हैं, वो कहते हैं कि हम क्या करेंगे, आपका जो रिजल्ट है वो डिजी लॉकर में डाल देंगे। तो आप क्या करते हो, साइबर कैफे जाके या अपने मोबाइल पे अपना आधार कार्ड, मोबाइल नंबर डाल के डिजी लॉकर जैसे इंस्टॉल करते हो तो आपका रिजल्ट जो है आपको डिजी लॉकर में मिल जाता है, कि आपको डॉक्यूमेंट साथ साथ कैरी करने की जरूरत नहीं है। फिफ्थ क्वेश्चन, व्हाट इज क्लाउड प्रिंटिंग, यहाँ पे क्लाउड का मतलब है इंटरनेट और प्रिंटिंग का मतलब कागज पे प्रिंट करना। सो क्लाउड प्रिंटिंग इज एन ऑनलाइन प्रिंटिंग टेक्निक टू प्रिंट डॉक्यूमेंट्स, कि अगर आप ऑनलाइन डॉक्यूमेंट को प्रिंट करना चाहते हो तो आप क्लाउड प्रिंटिंग की मदद से कर सकते हो। क्लाउड प्रिंट इज अ सर्विस दैट helps users to send documents to printer from different devices such as computer, smartphone और tablet। मीन्स की क्लाउड प्रिंट एक सर्विस है जिसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, अपना जो डॉक्यूमेंट है वो प्रिंटर को ऑनलाइन भेज सकते हैं, चाहे कंप्यूटर की मदद से, लैपटॉप की मदद से, स्मार्टफोन की मदद से या टैबलेट की मदद से। यूजिंग दिस टेक्निक वी कैन कनेक्ट विद क्लाउड नेटवर्क फॉर प्रिंटिंग ए डॉक्यूमेंट फ्रॉम एनीवेयर, कि इस टेक्निक की मदद से हम जो डॉक्यूमेंट है हमारा उसको ऑनलाइन लिंक कर सकते हैं। देखिए हम नीचे पिक्चर में देख सकते हैं कि हमने अपनी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस चाहे मोबाइल या कंप्यूटर से डॉक्यूमेंट भेजा क्लाउड में इंटरनेट पे, उसके बाद हमारी जो कमांड है डायरेक्ट किसके पास जा रही है, प्रिंटर के पास। मीन्स कि अगर आप मोबाइल की मदद से भी ऑनलाइन बिना मोबाइल को प्रिंटर से कनेक्ट किए प्रिंट करते हो, दैट इज आल्सो क्लाउड प्रिंट। नेक्स्ट है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट आर गूगल एप्स, एक्सप्लेन एनी टू गूगल एप्स। इट स्टैंड्स फॉर गूगल एप्लीकेशन। इट इज एन ऑनलाइन सॉफ्टवेयर, ये एक ऑनलाइन सॉफ्टवेयर है, मोबाइल में भी होता है, कंप्यूटर में भी होता है। ये ऑनलाइन मतलब नेट की मदद से चलते हैं, ऑफलाइन नहीं चलते। द सेट ऑफ वेब बेस्ड एप्लीकेशंस प्रोवाइडेड बाय गूगल इज कॉल्ड गूगल एप्स। गूगल एप्स इंक्लूड जीमेल, गूगल ड्राइव, यूट्यूब, गूगल मैप, प्ले स्टोर। तो पहले बात करते हैं जीमेल की। इट स्टैंड्स फॉर गूगल मेल, ये गूगल की तरफ फ्री में आपको ईमेल प्रोवाइड करता है। इट इज यूज टू सेंड एंड रिसीव मेल ईमेल्स, इसकी मदद से आप ईमेल भेज भी सकते हो, प्राप्त भी कर सकते हो। यूजिंग ईमेल वी कैन सेंड ए मैसेज फ्रॉम मोबाइल और कंप्यूटर, ये मोबाइल, कंप्यूटर या टैब किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो मतलब ये ऑनलाइन फैसिलिटीज को सपोर्ट करती है वहां से आप जीमेल या ईमेल भेज सकते हो। नंबर 2, गूगल मैप। इट इज ए वेब मैपिंग सर्विस डेवलप्ड बाय गूगल। दिस गूगल ऐप कैन बी यूज टू व्यू मैप ऑफ एनी प्लेस इन द वर्ल्ड, ये पूरे वर्ल्ड में किसी भी देश का आप मैप देख सकते हो। विद द हेल्प ऑफ दिस वी कैन ट्रेवल इजीली फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, अगर आप एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हो, आपको उस शहर के बारे में नॉलेज नहीं है तो उसका रूट नहीं पता, तो आप उस समय भी गूगल मैप की हेल्प ले सकते हो। नंबर 2, व्हाट इज गूगल ड्राइव, राइट वेरियस बेनिफिट्स ऑफ गूगल ड्राइव।
इट यूज टू स्टोर डाटा एट ऑनलाइन ड्राइव, इसकी मदद से हम डाटा ऑनलाइन ड्राइव पे स्टोर कर सकते हैं जिसको गूगल ड्राइव बोलते हैं। इन गूगल ड्राइव वी कैन स्टोर अप टू 15 GB डाटा, ये 15 GB तक हम फ्री डाटा स्टोर कर सकते हैं। गूगल ड्राइव का आइकन कुछ इस तरह से नजर आता है। आगे है बेनिफिट्स ऑफ गूगल ड्राइव। नंबर 1, वी कैन स्टोर आवर फाइल्स और फोल्डर्स ऑन ऑनलाइन, कि हम अपनी जो फाइल्स और फोल्डर्स हैं उनको ऑनलाइन स्टोर कर सकते हैं। नंबर 2, वी कैन शेयर फाइल्स स्टोर्ड ऑन गूगल ड्राइव विद अदर पर्सन्स, कि गूगल ड्राइव पे अगर हमने कोई फाइल बनाई है उसको ऑनलाइन अपने जो हमारे कॉन्टैक्ट्स में लोग हैं, जिनकी हमारे पास ईमेल है या व्हाट्सएप है, उन पे शेयर कर सकते हैं। नंबर 3, वी कैन व्यू आवर फाइल्स स्टोर्ड ऑन गूगल ड्राइव फ्रॉम एनीवेयर, गूगल ड्राइव पे आप कहीं पे भी बैठ के अपनी फाइलें स्टोर कर सकते हो, बट कंडीशन क्या है कि आपके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस चाहे लैपटॉप है, टैब है, मोबाइल है, वहां पे नेट का कनेक्शन होना चाहिए। नंबर 4, वी कैन आल्सो इजीली सर्च फाइल्स ऑन द गूगल ड्राइव, अगर आपने गूगल ड्राइव पे काफी फाइल स्टोर कर ली हैं, आपको नहीं मिल रही, तो आप उनको ढूंढ भी सकते हो उसका नाम लिख के। नंबर 5, वी कैन स्टोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइल्स ऑन द गूगल ड्राइव, गूगल ड्राइव पे हम अलग अलग तरह की फाइल स्टोर कर सकते हैं, कोई डॉक्यूमेंट, स्प्रेडशीट, डाटाबेस, इमेज फाइल्स, वीडियोस या गाने। नंबर 6, वी कैन ओपन गूगल ड्राइव फाइल्स फ्रॉम कंप्यूटर और मोबाइल, गूगल ड्राइव की फाइल्स को आप कंप्यूटर पे भी ओपन कर सकते हो, मोबाइल पे भी और टैब पे भी। नंबर 3, राइट अबाउट वेरियस मेथड्स ऑफ इंटरनेट सिक्योरिटी, इंटरनेट सिक्योरिटी के कौन कौन से मेथड्स हैं। द वेरियस मेथड्स ऑफ इंटरनेट सिक्योरिटी आर एज फॉलोइंग। नंबर 1, एंटीवायरस, एंटीवायरस इज सॉफ्टवेयर दैट प्रोटेक्ट्स आवर कंप्यूटर और नेटवर्क फ्रॉम एनी काइंड ऑफ कंप्यूटर वायरस, कंप्यूटर वायरस एक ऐसा प्रोग्राम है जो हमारे कंप्यूटर को खराब कर सकता है, और एंटीवायरस एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो हमारे कंप्यूटर को वायरस से बचाता है। इट इज आल्सो कॉल्ड एंटी मॉलवेयर, इसको एंटी मॉलवेयर भी बोलते हैं। और जो एंटीवायरस है ये आपका पेड होना चाहिए, जो फ्री वाले एंटीवायरस जो है वो ट्रायल बेस होते हैं, कुछ समय बाद एक्सपायर हो जाते हैं और वायरस को हैंडल नहीं कर पाते। तो जैसे एवीजी, मैकेफे, कैस्परस्काई, नोर्टन, जो कुछ पेड एंटीवायरस हैं जो आपको मार्केट से आसानी से मिल जाते हैं। नंबर 2, एंटी स्पाईवेयर, एंटी स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर हेल्प अस टू डिटेक्ट एंड डिलीट स्पाईवेयर प्रोग्राम्स, स्पाईवेयर प्रोग्राम ऐसे प्रोग्राम होते हैं, ऐसे वायरस होते हैं जो हमारे कंप्यूटर में जासूस की तरह काम करते हैं, अगर ये हमारे कंप्यूटर में एंटर कर जाएं तो हमारे कंप्यूटर का डाटा जासूसी करके आगे भेज सकते हैं, जिससे हमारे डाटा को नुकसान हो सकता है। नंबर 3, प्रिवेंशन फ्रॉम ट्रोजन हॉर्स, ट्रोजन हॉर्स भी एक वायरस है। टू कीप आवर कंप्यूटर सेफ फ्रॉम ट्रोजन हॉर्स वायरस, नेवर डाउनलोड और इंस्टॉल सॉफ्टवेयर फ्रॉम अनट्रस्टेड साइट्स, कुछ अनट्रस्टेड साइट्स होती हैं जो HTTPS वाली नहीं होती, HTTP वाली होती हैं। सो जब भी आपने कोई साइट खोलनी है वो ट्रस्टेड साइट खोलनी है जिसकी आपको नॉलेज हो, अगर आप ऐसी साइट नहीं खोलते तो ट्रोजन हॉर्स वायरस आपके कंप्यूटर में एंटर कर सकता है और आपके कंप्यूटर के डाटा को नुकसान पहुंचा सकता है और कंप्यूटर काम करना बंद भी कर सकता है। सो नंबर 4, प्रिवेंशन फ्रॉम फिशिंग स्कैम, फिशिंग का मतलब है कि कोई पर्सन आपके कंप्यूटर को हैक कर सकता है। सो इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम फिशिंग स्कैम, नेवर ओपन लिंक रिसीव्ड थ्रू SMS और ईमेल, अगर आपको कोई SMS आता है या ईमेल आती है कि इस लिंक पे क्लिक करो आपको प्राइज मिलेगा, कैशबैक मिलेगा, जहाँ कोई गिफ्ट मिलेगा, तो उस पर भी कभी भी क्लिक नहीं करना, नहीं तो आप फिशिंग स्कैम में फंस जाओगे। नंबर 4, व्हाट इज साइबर क्राइम, राइट वेरियस प्रिवेंटिव मेजर्स अगेंस्ट साइबर क्राइम्स, साइबर क्राइम इज आल्सो कॉल्ड कंप्यूटर क्राइम, ये कंप्यूटर में होता है जब आप नेट वगैरह यूज करते हो। इट इज अ क्राइम दैट इन्वॉल्व्स ए कंप्यूटर एंड ए नेटवर्क, ये क्राइम है जिसमें कंप्यूटर, नेटवर्क और इंटरनेट का यूज होता है। आगे है इसके प्रिवेंटिव मेजर्स ऑफ साइबर क्राइम। नंबर 1, द यूजर मस्ट यूज ए फुल सर्विस इंटरनेट सिक्योरिटी सूट, मीन्स कि जब आपने नेट पे काम करना है तो आपके कंप्यूटर पे फुल सिक्योरिटी इंटरनेट टूल होना चाहिए, जैसे एंटीवायरस होता है। नंबर 2, द यूजर मस्ट यूज स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स, कि आपका जो पासवर्ड है स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, जिसमें अल्फाबेट, नंबर्स और स्पेशल कैरेक्टर होने चाहिए, और समय समय पे जो पासवर्ड है उसको चेंज करते रहना चाहिए। नंबर 3, कीप योर सॉफ्टवेयर अपडेटेड, आपकी जो सॉफ्टवेयर है चाहे मोबाइल है या कंप्यूटर है वो अप टू डेट होने चाहिए। नंबर 4, यूज एनक्रिप्शन टेक्निक्स फॉर पासवर्ड्स,
कि पासवर्ड्स के लिए एन्क्रिप्शन टेक्निक्स यूज होनी चाहिए कि जब आप पासवर्ड टाइप करो वो सिंबॉलिक लैंग्वेज में आए, ना कि कैरेक्टर फॉर्म में आए। नंबर 5, मैनेज योर सोशल मीडिया सेटिंग्स, कि जब आप सोशल मीडिया यूज करते हो, चाहे फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, उस पर भी आप प्राइवेसी लगा के रखो कि जैसे मोबाइल नंबर है उसको ओनली मी करके रखो, और उसके अलावा कोई ऐसी सेटिंग्स होती हैं जो प्राइवेट होनी चाहिए, उसका भी ध्यान रखना। नंबर 6, बैकअप डाटा, डाटा का थोड़े थोड़े समय बाद बैकअप लेना चाहिए। बैकअप कि जो डाटा आपका ऑनलाइन स्टोर है उसको किसी और स्टोरेज मीडिया जैसे पेन ड्राइव या एक्सटर्नल हार्ड डिस्क वहां पे स्टोर करके रखो, ताकि इन केस अगर आपका डाटा खराब हो जाए, कोई हैक कर ले, तो आसानी से आप उसका बैकअप ले सको कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। नंबर 1, ए वर्कबुक इज ए कलेक्शन ऑफ द डैश। इसके ऑप्शन हैं सेल, रो, कॉलम और वर्कशीट। तो इसका सही आंसर है वर्कशीट, कि ये वर्कबुक इज ए कलेक्शन ऑफ द वर्कशीट। जब हम एमएस एक्सेल में काम करते हैं तो जब एक्सेल खोलते हैं तो एक्सेल की विंडो हमें रोज और कॉलम्स की फॉर्म में नजर आती है, उसको बोलते हैं वर्कशीट। तो जब हम एक्सेल खोलते हैं तो एक्सेल में हमें बाय डिफॉल्ट 3 वर्कशीट्स नजर आती हैं। अगर तीनों के कॉम्बिनेशन को बोलना हो तो उसको क्या बोलेंगे? वर्कबुक। नंबर 2, ए सेल इज एन इंटरसेक्शन ऑफ ए डैश एंड डैश। इसके ऑप्शन है रो कोमा कॉलम, रो कोमा सेल एड्रेस, कॉलम कोमा फॉर्मूला बार, या नन ऑफ दीज। इसका सही आंसर है रो कोमा कॉलम। मीन्स ए सेल इज एन इंटरसेक्शन ऑफ ए रो एंड कॉलम। रो और कॉलम जब एक दूसरे को काटते हैं तो वो क्या बनता है? सेल। और जो सेल है ये रेक्टेंगुलर शेप में होता है। नंबर 3, फिल हैंडल इन एमएस एक्सेल कैन बी यूज फॉर डैश। कि एमएस एक्सेल में जो फिल हैंडल है वो किसके लिए यूज होता है? इसके ऑप्शन है कॉपिंग द कंटेंट्स ऑफ ए सेल, एंटरिंग नंबर सीरीज, एंटरिंग कस्टम सीरीज, या ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर है ऑल ऑफ द अबव। फिल हैंडल के बारे में बताना चाहूंगा कि मान लो एक्सेल में आपको कहा जाता है कि गिनती लिखनी है, या संडे मंडे लिखने हैं, या जैन फेब मंथ्स के नेम लिखने हैं, तो आपको करना पड़ेगा कि आप सोचते हो कि आपको सारा टाइप करना पड़ेगा, जबकि ऐसा नहीं होता। आप चाहते हैं कि आपने 1 से लेकर 100 तक गिनती लिखनी है, आपने 1 और 2 लिखना है, दोनों को सिलेक्ट करना है। उसके राइट कॉर्नर पे मान लो 2 है, उसके राइट कॉर्नर पे नीचे एक आपको ब्लैक कलर का हैंडल नजर आएगा, उसको आपने नीचे क्लिक करके ड्रैग करके लास्ट तक ले जाना है जहां तक आपने गिनती लिखनी है। आपको गिनती टाइप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिकली वो जो नंबर है वो एंटर हो जाएंगे। इसी तरह संडे मंडे लिखने हैं तो आप संडे लिख के संडे के राइट साइड पे रेक्टेंगल छोटा सा हैंडल नजर आएगा, उसको जब ड्रैग करके नीचे लेके जाओगे तो अपने आप ही संडे मंडे ट्यूसडे लिखे आ जाएंगे। और सेम जैन फेब के केस में भी, मंथ्स के नेम के केस में भी सेम कर सकते हैं। नंबर 4, द एक्सटेंशन ऑफ एमएस एक्सेल फाइल इज डैश। इसके ऑप्शन है .docx या .doc। बी ऑप्शन है .xlsx या .xls। सी ऑप्शन है .pptx या .ppt। और डी ऑप्शन है .txt। तो इसका सही आंसर है .xlsx या .xls। जब हम कंप्यूटर में किसी भी फाइल को सेव करते हैं तो उसकी एक्सटेंशन होती है, जैसे एमएस वर्ड की होती है .doc या .docx, पेंट की होती है .bmp या हम .jpeg से भी सेव कर सकते हैं, नोट पैड की .txt होती है। इसी तरह जब हम एक्सेल की फाइल को सेव करते हैं तो उसकी एक्सटेंशन जहां तो .xlsx होती है या .xls होती है। जो XLSX है ये जो एडवांस वर्जन आजकल आ रहे हैं उसमें होती है, .xls थी ये एक्सेल के पुराने वर्जन में ये एक्सटेंशन यूज होती थी। नंबर 5, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए व्यू ऑफ एमएस एक्सेल। इनमें से कौन सा एमएस एक्सेल का व्यू नहीं है? इसके ऑप्शन है पेज लेआउट, पेज ब्रेक प्रीव्यू, नॉर्मल, या नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर है नन ऑफ दीज, क्योंकि एमएस एक्सेल के अंदर पेज लेआउट व्यू भी होता है, पेज ब्रेक व्यू प्रीव्यू भी होता है, और नॉर्मल व्यू भी होता है, इसलिए नन ऑफ दीज इसका आंसर है। आगे है शॉर्टकट कीज। नंबर 1, टू ओपन एन एग्जिस्टिंग फाइल इन एमएस एक्सेल। कि एमएस एक्सेल में अगर ऑलरेडी कोई फाइल बनी है उसको ओपन करने की शॉर्टकट की क्या है? तो उसकी शॉर्टकट की है Ctrl+O। जैसे Ctrl+O करेंगे डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, वहां से हम फाइल को सिलेक्ट करके ओपन कर सकते हैं।
नंबर 2, टू सेव ए फाइल इन MS एक्सेल, कि MS एक्सेल के अंदर फाइल को सेव करना है तो उसकी शॉर्टकट की क्या होगी, Ctrl+S। जैसे हम Ctrl+S करेंगे एक सेव एज टाइप बॉक्स खुलेगा, उसके अंदर हम अपना फाइल का नेम टाइप करके जैसे सेव बटन पे क्लिक करेंगे तो आपकी फाइल सेव हो जाएगी। नंबर 3, टू क्रिएट ए न्यू फाइल इन MS एक्सेल, कि MS एक्सेल के अंदर एक आपने न्यू फाइल बनानी है, ब्लैंक फाइल तैयार करनी शुरू करनी है तो उसकी शॉर्टकट की है Ctrl+N। जैसे हम Ctrl+N शॉर्टकट की प्रेस करेंगे एक ब्लैंक वर्कबुक आपके सामने ओपन हो जाएगी। नंबर 4, टू फिल डाउन इन MS एक्सेल, अगर आपने MS एक्सेल के अंदर किसी वैल्यू को डाउन में फिल करना है, मीन्स कि ऊपर वाले सेल में वैल्यू भरी पड़ी है, नीचे वाले सेल में उसको आपने डाउन फिल करना है तो उसकी शॉर्टकट की है Ctrl+D। मान लो ऊपर वाले सेल में आपने कोई वैल्यू लिखी है, आपने नेक्स्ट सेल पे आना है, वहां पे जाके Ctrl+D करना है तो क्या होगा, जो ऊपर वाले सेल में वैल्यू होगी वो सेम वैल्यू नेक्स्ट सेल में रिपीट हो जाएगी, कि आपको टाइप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट है टू फिल राइट इन MS एक्सेल, कि MS एक्सेल में आप चाहते हो कि जो लेफ्ट वाले सेल में वैल्यू भरी पड़ी है वो राइट वाले सेल में फिल हो जाए तो उसकी शॉर्टकट की है Ctrl+R। आपने करना क्या है कि लेफ्ट वाले सेल में कोई वैल्यू फिल कर लेनी है, राइट वाले खाली सेल पे आ जाना है, जैसे ही आप Ctrl+R करोगे लेफ्ट वाली वैल्यू ऑटोमेटिकली राइट वाले सेल में फिल हो जाएगी। नेक्स्ट है टू कॉपी कंटेंट्स इन MS एक्सेल, कि MS एक्सेल के अंदर आप डाटा को कॉपी करना चाहते हो तो उसकी शॉर्टकट की है Ctrl+C। नेक्स्ट है टू पेस्ट कंटेंट्स इन MS एक्सेल, कि आपने डाटा को कॉपी कर रहा है या कट कर रहा है, उसके बाद जब तक आप पेस्ट कमांड नहीं चलाओगे तब तक डाटा ऐड नहीं होगा, तो पेस्ट करने की शॉर्टकट की है Ctrl+V। आगे है ट्रू फॉल्स। नंबर 1, एड्रेस ऑफ एक्टिव सेल ऑलवेज डिस्प्लेज इन नेम बॉक्स, जो नेम बॉक्स है ये MS एक्सेल में फॉर्मूला बार की लेफ्ट साइड पे डिस्प्ले होता है, तो जो एड्रेस है एक्टिव सेल का वो हमेशा नेम बॉक्स में डिस्प्ले होता है, ये ट्रू है। नंबर 2, ऑल कॉलम्स ऑफ MS एक्सेल आर रिप्रेजेंटेड बाय नंबर्स स्टार्टिंग विद 1, कि MS एक्सेल के अंदर जितने भी कॉलम्स हैं वो 1 से स्टार्ट होते हैं, ये गलत है, जबकि वो अल्फाबेट से स्टार्ट होते हैं, जो रोज हैं वो नंबर से स्टार्ट होती है। नंबर 3, cell containing formula displays the result of the formula whereas the formula itself displayed in formula bar, कि जो आपका सेल है जिसमें फॉर्मूला डिस्प्ले हो रहा है वो क्या करेगा, फॉर्मूला को डिस्प्ले करेगा, रिजल्ट को डिस्प्ले करेगा उस सेल में जहां पे फॉर्मूला लगाया, जबकि जो फॉर्मूला बार है वो क्या शो करती है, फॉर्मूला को शो करती है जो फॉर्मूला आपने लगाया है, तो ये बिल्कुल ट्रू है। मीन्स कि आपने कोई कैलकुलेशन करी, मान लो आपने लिखा इज इक्वल टू 10+2, आंसर आएगा 12, तो आपका जो सेल है उसके अंदर 12 नजर आएगा, जबकि जो फॉर्मूला बार है जो ऊपर नजर आती है आपको रिबन के नीचे, वहां पे आपको फॉर्मूला नजर आएगा ना कि उसका रिजल्ट। नंबर 4, MS एक्सेल इज ए वाइडली यूज्ड वर्ड प्रोसेसर, कि MS एक्सेल एक ज्यादा यूज होने वाला वर्ड प्रोसेसर है, ये बिल्कुल गलत है, जबकि जो MS एक्सेल है वो एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है ना कि वर्ड प्रोसेसर, जबकि MS वर्ड एक वर्ड प्रोसेसर है। नंबर 5, वी कैन इंसर्ट नंबर सीरीज इन MS एक्सेल यूजिंग फिल हैंडल, पहले भी आपको फिल हैंडल के बारे में बताया था, अगर आपने कोई सीरीज कंप्लीट करनी है, संडे मंडे लिखने हैं, मंथ्स के नेम लिखने हैं या नंबरों की सीरीज बनानी है, तो आपको सभी नंबर या सभी डाटा टाइप करने की जरूरत नहीं है, आप फिल हैंडल को ड्रैग करके कर सकते हो, इसलिए ये बिल्कुल ट्रू है। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट आर द बेसिक ऑपरेशंस फॉर MS एक्सेल वर्कशीट, कि MS एक्सेल वर्कशीट के लिए बेसिक ऑपरेशंस कौन कौन से हैं। The basic operations for MS Excel worksheet are as following. Number 1, insert a new worksheet. We can insert a new worksheet in MS Excel by pressing Shift plus F11 की, कि आप एक वर्कशीट न्यू इंसर्ट करना चाहते हो, जब आप एक्सेल खोलते हो तो नॉर्मली 3 वर्कशीट आपको नजर आती है, आप चाहते हो चौथी वर्कशीट इंसर्ट करनी है, उसके लिए Shift plus F11 करेंगे तो नई वर्कशीट इंसर्ट हो जाएगी, अदरवाइज आप नीचे शीट टैब पे जाके राइट क्लिक करके न्यू वर्कशीट से भी शीट ऐड कर सकते हो। Number 2, rename worksheet. We can change the name of worksheet by using rename command in MS Excel, कि अगर आप किसी वर्कशीट का नेम चेंज करना चाहते हो वो भी चेंज कर सकते हो, क्योंकि बाय डिफॉल्ट शीट 1, शीट 2, शीट 3 लिखा आता है, आपने उसके शीट पे जाके राइट क्लिक करना है, रीनेम करोगे तो नए नाम से वर्कशीट को लिख सकते हो। नंबर 3, डिलीट वर्कशीट। वी कैन डिलीट द वर्कशीट
बाय यूजिंग डिलीट कमांड इन MS एक्सेल। आपको कोई शीट नहीं चाहिए, उस पर राइट क्लिक करके आपने डिलीट करना है, वर्कशीट डिलीट हो जाएगी। बट डिलीट करने से पहले डिसाइड कर लेना डिलीट करनी या नहीं करनी। अगर आपने डिलीट कर दी, फाइल को सेव कर दिया, तो वापस नहीं आएगी, अनडू से भी वापस नहीं आएगी। नंबर 4, कॉपी वर्कशीट। वी कैन मेक ए डुप्लीकेट कॉपी ऑफ वर्कशीट बाय यूजिंग कॉपी कमांड इन MS एक्सेल। अगर आप वर्कशीट की डुप्लीकेट कॉपी बनाना चाहते हो तो उसके लिए आप राइट क्लिक करके कॉपी कमांड करके उसकी कॉपी तैयार कर सकते हो। नंबर 2 है एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ MS एक्सेल कि MS एक्सेल की क्या विशेषताएं हैं। द फीचर्स ऑफ MS एक्सेल आर एज फॉलोइंग। नंबर 1, इन MS एक्सेल वी कैन इजीली एनालाइज द डाटा। MS एक्सेल के अंदर हम डाटा को आसानी से उसका विश्लेषण कर सकते हैं। फॉर दिस सॉर्ट एंड फिल्टर कमांड्स आर यूज्ड। इसके लिए सॉर्ट और फिल्टर कमांड यूज होती है। सॉर्ट कमांड से हम क्या कर सकते हैं, डाटा को बढ़ते हैं घटते क्रम में अरेंज कर सकते हैं, मतलब असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में। और फिल्टर कमांड से हम वो डाटा शो कर सकते हैं जो हमें चाहिए। नंबर 2, इन MS एक्सेल वी कैन फॉर्मेट डाटा बाय यूजिंग कंडीशनल फॉर्मेटिंग। ये MS एक्सेल के अंदर अगर मैं डाटा को फॉर्मेट करना है तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग की मदद से उसको फॉर्मेट कर सकते हैं। नंबर 3, इन MS एक्सेल वी कैन स्टोर डाटा इजीली। कि MS एक्सेल के अंदर हम डाटा को आसानी से स्टोर कर सकते हैं। नंबर 4, इन MS एक्सेल वी कैन डू कैलकुलेशंस बाय यूजिंग फंक्शंस एंड फॉर्मूलाज। MS एक्सेल के अंदर हमने कोई कैलकुलेशन करनी है तो उसके लिए प्री डिफाइंड फंक्शन होते हैं और हम फार्मूला बना के भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। नंबर 5, इन MS एक्सेल वी कैन फाइंड डाटा इजीली। कि अगर MS एक्सेल में बहुत ज्यादा डाटा है तो फाइंड कमांड की मदद से या Ctrl+F करके हम डाटा को आसानी से ढूंढ सकते हैं। 6 पॉइंट, इन MS एक्सेल वी कैन सिक्योर डाटा ऑफ आवर वर्कशीट बाय यूजिंग पासवर्ड। कि MS एक्सेल के अंदर अगर हम अपनी शीट को सिक्योर करना चाहते हैं कि हमारी शीट को कोई ओपन ना कर सके तो हम पासवर्ड भी लगा सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन है एक्सप्लेन राइट द डिफरेंसेस बिटवीन वर्कबुक एंड वर्कशीट। कि वर्कबुक और वर्कशीट में क्या अंतर है। लेफ्ट साइड पे मैंने वर्कबुक लिया है, राइट साइड पे वर्कशीट। तो पहला पॉइंट है वर्कबुक इज अ फाइल ऑफ MS एक्सेल। की जो वर्कबुक है ये MS एक्सेल की पूरी फाइल है जिसमें जितनी मर्जी वर्कशीट हो सकती है। और राइट साइड पे वर्कशीट इज अ सिंगल पेज स्प्रेडशीट। जो वर्कशीट है ये सिंगल पेज स्प्रेडशीट होती है। जैसे हम MS एक्सेल ओपन करते हैं, शीट 1, शीट 2, शीट 3, उसको क्या बोलेंगे, वर्कशीट। अगर शीट 1, शीट 2, 3 तीनों के कॉम्बिनेशन को बोलना है तो उसको बोलेंगे वर्कबुक। नंबर 2, वर्कबुक कंटेन्स मैनी वर्कशीट्स। वर्कबुक के अंदर काफी वर्कशीट्स हो सकती हैं, बाय डिफॉल्ट 3 होती हैं। और राइट साइड पे वर्कशीट कंटेन्स रोज एंड कॉलम्स। जो वर्कशीट है उसके अंदर क्या होती है, हॉरिजॉन्टल रोज और वर्टिकल कॉलम्स। नंबर 3, द वर्कबुक कैन नॉट बी इंसर्टेड इनसाइड द वर्कशीट। ये वर्कबुक को हम वर्कशीट में नहीं जोड़ सकते, जबकि वर्कशीट्स कैन बी एडेड टू द वर्कबुक। कि वर्कबुक के अंदर अपने अकॉर्डिंगली वर्क जो आपकी वर्कबुक के अंदर वर्कशीट को जोड़ सकते हैं। Shift+F11 की प्रेस करके या शीट पे जाके राइट क्लिक करके इंसर्ट वर्कशीट। नंबर 4, वर्कबुक इज सेव्ड विद .xls और .xlx एक्सटेंशन। वर्कबुक को जब आप सेव करते हो तो अगर पुराना वर्जन एक्सेल का तो .xls से सेव होगा, अगर न्यू वर्जन है तो बाय डिफॉल्ट XLSX एक्सटेंशन से वो सेव होगा। तो उसको हम XLS से भी सेव कर सकते हैं सेव एज कमांड की मदद से। नंबर 4, राइट साइड पे वर्कशीट्स कैन नॉट बी सेव विदाउट वर्कबुक। ये वर्कशीट को बिना वर्कबुक के हम सेव नहीं कर सकते। नंबर 5, वर्कबुक इज द जनरल फॉर्म ऑफ डाटा। जो वर्कबुक है ये डाटा का जनरल फॉर्मेट होता है जिसमें हमें शीट्स नजर आती हैं, जबकि राइट साइड पे वर्कशीट इज स्पेसिफिक फॉर ए सेट ऑफ डाटा। जो वर्कशीट है उसे हम अपने अकॉर्डिंग स्पेसिफिक जो डाटा है उसको टाइप कर सकते हैं, फॉर्मूला लगा सकते हैं, फंक्शन लगा सकते हैं। ये है। तो सबसे पहले बात करते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। नंबर 1, बाय डिफॉल्ट ईच न्यू वर्कबुक इन MS Excel 2010 कंटेन डैश नंबर ऑफ वर्कशीट्स। कि जब हम MS Excel में एक नई वर्कबुक खोलते हैं तो आपको MS Excel में कितनी वर्कशीट्स दिखाई देती हैं। तो इसके ऑप्शन हैं 5, 2, 255 या 3। तो इसका सही आंसर है 3। जब हम MS Excel ओपन करते हैं तो आप देख सकते हो कि एक्सेल में वर्कबुक में आपको नीचे शीट 1, शीट 2, शीट 3 लिखा नजर आता है। तो हम कह सकते हैं कि बाय डिफॉल्ट MS Excel में जो नंबर ऑफ वर्कशीट्स की गिनती है वो कितनी होती है, 3। नंबर 2,
विच ऑब्जेक्ट्स कैन बी एडेड इन ए वर्कशीट, किसी वर्कशीट में कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स ऐड किए जा सकते हैं। तो इसकी ऑप्शंस हैं सेल्स, चार्ट्स, रोज या ऑल ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर है ऑल ऑफ दीज, कि अगर आपकी कोई वर्कशीट है उसमें आप सेल भी ऐड कर सकते हो, चार्ट्स भी ऐड कर सकते हो और रोज और कॉलम्स भी ऐड कर सकते हो, इसलिए इसका सही आंसर क्या हुआ, ऑल ऑफ दीज। नंबर 3, विच आर दी वैलिड टाइप्स ऑफ चार्ट्स इन एमएस एक्सेल, कि इनमें से कौन से एमएस एक्सेल के वैलिड चार्ट्स हैं। इसके ऑप्शन है नंबर ए बार, कॉलम, पाई और लाइन, बी ऑप्शन है एरिया, डोनट या स्कैटर, सी ऑप्शन है सरफेस, रडार या बार और डी ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर हो गया ऑल ऑफ द अबव। कि एमएस एक्सेल के अंदर हम बार, कॉलम, पाई, लाइन, एरिया, डोनट, स्कैटर, सरफेस, रडार, ये सारे के सारे जो चार्ट्स हैं वो एंटर कर सकते हैं, दाखिल कर सकते हैं। सो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। नंबर 4, which function is used to find minimum number from the given range, कि कोई गिवन रेंज है उसके लिए सबसे छोटा नंबर ढूंढने के लिए कौन सा फंक्शन यूज होगा। इसकी ऑप्शंस हैं एवरेज, मिन, मैक्स या रैंक। तो इसका सही आंसर है मिन, कि मिन एमएस एक्सेल में एक ऐसा फंक्शन है ये सबसे छोटा नंबर ढूंढने के काम आता है। अगर आपने कोई रेंज दी है, कुछ नंबर्स दिए हैं, तो उसके लिए मिन फंक्शन सबसे छोटा नंबर है उसको शो करेगा। नंबर 5, डैश इज ए पावरफुल टूल ऑफ एमएस एक्सेल यूज टू हैव ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा इन एमएस एक्सेल, कि एमएस एक्सेल के अंदर डाटा को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए कौन सा पावरफुल टूल होता है। तो इसके ऑप्शंस हैं डाटा वैलिडेशन, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, चार्ट्स या नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर है चार्ट्स। सी एमएस एक्सेल के अंदर अगर आपने डाटा को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है तो उसके लिए चार्ट्स यूज होंगे। तो इसका ऑप्शन हो गया चार्ट। आगे है ट्रू फॉल्स। सो पहला है न्यू सेल, रो और कॉलम कैन बी एडेड बाय यूजिंग कंट्रोल एंड प्लस की फ्रॉम द कीबोर्ड, कि अगर आप एक नया रो, सेल, कॉलम ऐड करना चाहते हो कीबोर्ड की मदद से तो उसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस। तो ये बिल्कुल सही है। अदरवाइज आपको राइट क्लिक करके इंसर्ट सेल, रो, कॉलम कर सकते हो, बट इसकी शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल प्लस। सो ये बिल्कुल सही है। नंबर 2, सम एंड मिन आर एग्जांपल्स ऑफ चार्ट टाइप्स इन एमएस एक्सेल। सम और जो मिन फंक्शन है ये एमएस एक्सेल में चार्ट की एग्जांपल है, उदाहरण है, ये बिल्कुल गलत है। जबकि सम और जो मिन है ये फंक्शंस हैं जिनका प्रयोग एमएस एक्सेल में होता है। सम फंक्शन क्या करता है कि अगर हमारे पास कोई रेंज ऑफ डाटा है या कुछ नंबर्स हैं उनको जोड़ करने के काम आता है, और मिन फंक्शन सबसे छोटा नंबर ढूंढने के काम आता है। नंबर 3, सेल बॉर्डर्स, चेंज सेल विड्थ और हाइट, मर्ज सेल्स, अलाइन टेक्स्ट, चेंज ओरिएंटेशन ऑफ टेक्स्ट, रैप टेक्स्ट एक्स्ट्रा आर एग्जांपल्स ऑफ सेल स्टाइल्स। ये सारी की सारी सेल स्टाइल्स की एग्जांपल है। ये बिल्कुल सही है कि अगर आपने सेल पे बॉर्डर लगाना है, किसी सेल की विड्थ मीन्स चौड़ाई या ऊंचाई बदलनी है, सेल्स को इकट्ठा करना है, मर्ज करना है, टेक्स्ट को अलाइन करना है लेफ्ट, सेंटर या राइट, जो टेक्स्ट लिखा है उसकी ओरिएंटेशन चेंज करनी है, डायरेक्शन चेंज करनी है, टेक्स्ट को रैप करना है, मीन्स कि एक सेल में डाटा पूरा नहीं आ रहा उसको सेल में नीचे ले जाना है, रैप टेक्स्ट करना है। तो जो सारी की सारी जो एग्जांपल्स हैं ये किसकी है, सेल स्टाइल्स की। तो ये बिल्कुल ठीक है। नंबर 4, कंडीशनल फॉर्मेटिंग इज ए टूल इन एमएस एक्सेल that allows applying formats to a cell or range of cells depending on the value, कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग एमएस एक्सेल में एक ऐसा टूल है जिसकी मदद से हमारी जो कुछ रेंज ऑफ वैल्यूज हैं उनके ऊपर हम उनकी वैल्यू के बेस पे फॉर्मेट अप्लाई कर सकते हैं। ये बिल्कुल सही है। मीन्स कि मान लो आपने क्लास का रिजल्ट बनाया, आप चाहते हो जिन बच्चों के नंबर 33 से कम है, मीन्स कि जो स्टूडेंट्स फेल हैं उनका कलर रेड हो जाए, जो डिस्टिंक्शन में है उनका कलर ग्रीन हो जाए, तो हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग की मदद से आसानी से कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल ठीक है। नंबर 5, फॉर्मेटिंग ऑप्शंस इफेक्टिवली रिप्रेजेंट्स द इंफॉर्मेशन
फ्रॉम फैक्ट्स ऑफ डाटा। फॉर्मेटिंग की मदद से हम जो इंफॉर्मेशन है हमारी उसके ऊपर इफेक्टिवली उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल सही है। सो फॉर्मेटिंग का मतलब होता है कि आपने जो टेक्स्ट सेलेक्ट करा है, सेल सेलेक्ट कर रहा है, उसका फॉन्ट चेंज करना है, उसको एरियल ब्लैक, टाइम्स न्यू रोमन, अनमोल लिपि करना है, जो उसको बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन करना है, उसका साइज छोटा बड़ा करना है, जहाँ उसको बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन करना है। तो ये सारे काम किस में आ जाते हैं? फॉर्मेटिंग में। तो ये बिल्कुल ठीक है। नंबर 1, व्हाट डू यू मीन बाय फॉर्मेटिंग? कि फॉर्मेटिंग क्या होती है? फॉर्मेटिंग मीन्स टू चेंज द लुक ऑफ डाटा, इट डज नॉट इफेक्ट द वैल्यू ऑफ ए सेल। यही फॉर्मेटिंग का मतलब है कि जो भी आपने डाटा लिखा है उसकी लुक को चेंज करना है, तो ये आपके जो वैल्यू है सेल की उसको इफेक्ट नहीं करता, प्रभावित नहीं करता। विद द हेल्प ऑफ दिस वी कैन चेंज द फॉन्ट स्टाइल, कलर और साइज ऑफ सेल डाटा। कि सेल में जो भी आपने डाटा भरा है उसका फॉन्ट का स्टाइल चेंज करना है, कलर चेंज करना है, साइज चेंज करना है, उसको बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन करना है, जो उसकी अलाइनमेंट बदलनी है, तो आप फॉर्मेटिंग की मदद से बदल सकते हो। फॉर्मेट सेल्स डायलॉग बॉक्स इज यूज्ड फॉर फॉर्मेटिंग इन एमएस एक्सेल। एमएस एक्सेल में अगर आपने फॉर्मेटिंग करनी है तो उसके लिए फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स यूज होता है, जिसमें फॉन्ट स्टाइल आ जाते हैं, फॉन्ट का नेम आ जाता है, साइज आ जाता है, अंडरलाइन के स्टाइल आ जाते हैं, कलर आ जाता है, देन स्ट्राइक थ्रू, सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट, अलाइनमेंट, ये सारी चीजें जो हैं ये फॉर्मेटिंग के अंदर आती हैं। क्वेश्चन नंबर 2, विच टाइप ऑफ फॉर्मेटिंग कैन बी यूज्ड एज सेल स्टाइल्स? सेल स्टाइल्स के लिए कौन सी फॉर्मेटिंग यूज होती है? फॉलोइंग टाइप ऑफ फॉर्मेटिंग कैन बी यूज्ड एज सेल स्टाइल्स। नंबर 1, सेल बॉर्डर्स। अगर आप किसी सेल के ऊपर बॉर्डर लगाना चाहते हो तो सेल बॉर्डर स्टाइल यूज होगा। सेल विड्थ, अगर किसी सेल की चौड़ाई बढ़ाना चाहते हो कि डाटा सेल में पूरा नहीं आ रहा तो सेल की विड्थ भी बढ़ा सकते हो। नंबर 3, सेल हाइट, अगर सेल की ऊंचाई बढ़ानी है तो उसके लिए सेल हाइट कमांड यूज होगी। टेक्स्ट अलाइनमेंट, अगर आप डाटा को अलाइन करना चाहते हो हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली, हॉरिजॉन्टल मतलब कि आप सेल का डाटा लेफ्ट में लिखना चाहते हो, सेंटर में लिखना चाहते हो या राइट में लिखना चाहते हो, तो उसके लिए लेफ्ट राइट से सेंटर अलाइनमेंट यूज होगी। इसी तरह वर्टिकल अलाइनमेंट के लिए टॉप, मिडिल या बॉटम अलाइनमेंट यूज होती है। नंबर 5, मर्ज सेल्स। मर्ज सेल कमांड क्या करती है? दो या दो से ज्यादा सेल्स के डाटा सेल्स को मर्ज करती है, जोड़ती है। नंबर 6, रैप टेक्स्ट। अगर आप सेल की चौड़ाई नहीं बढ़ाना चाहते और आप चाहते हो कि डाटा एक ही सेल में पूरा आ जाए, तो क्या होगा? रैप टेक्स्ट की मदद से क्या होगा? सेल का डाटा है वो उसी सेल में से नीचे शिफ्ट हो जाएगा। नंबर 3, व्हाट डू यू मीन बाय मर्जिंग सेल्स? मर्जिंग सेल का क्या मतलब है? दिस कमांड कंबाइंस मल्टीपल सेल्स इनटू ए सिंगल लार्जर सेल। कि मर्ज सेल कमांड क्या करती है? दो या दो से ज्यादा सेल्स को एक सिंगल सेल में कंबाइन कर देती है। वी कैन मर्ज सेल्स आइदर हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली। हम सेल्स को हॉरिजॉन्टली या वर्टिकल दोनों तरीके से मर्ज कर सकते हैं। मर्ज एंड सेंटर कमांड यूज्ड फॉर मर्जिंग सेल्स इन एमएस एक्सेल। एमएस एक्सेल में मर्ज एंड सेंटर कमांड यूज होती है मर्जिंग के लिए। मर्ज एंड सेंटर कमांड इज अवेलेबल इन होम टैब। मर्ज एंड सेंटर कमांड होम टैब में अवेलेबल होती है। नीचे आप देख सकते हो, आपको नजर आ रहा है कि मैंने सर्कल किया हुआ है कि मर्ज कमांड क्या करेगी? दो या दो से ज्यादा सेल्स को कंबाइन करेगी, इकट्ठा करेगी एक सेल में। और सेंटर कमांड क्या करती है इसके साथ? कि जो भी आप डाटा लिखोगे उसको सेंटर अलाइन कर देगी। फोर्थ क्वेश्चन है, डिफाइन अलाइनमेंट्स एंड इट्स टाइप्स। कि अलाइनमेंट होती क्या, उसकी कितनी टाइप्स हैं? इट इज आल्सो कॉल्ड अलाइन, इसको अलाइन भी कहा जाता है। इट इज द फॉर्मेटिंग स्टाइल फॉर सेल्स, ये सेल्स के लिए एक फॉर्मेटिंग स्टाइल है। अलाइनमेंट डिस्क्राइब्स हाउ टेक्स्ट और नंबर्स आर अलाइंड इन ए सेल। अलाइनमेंट ये बताती है कि जो भी आपने टेक्स्ट लिखा है या नंबर लिखे वो सेल में कैसे सेट होंगे या कैसे दिखेंगे। इन एमएस एक्सेल डाटा कैन बी अलाइंड हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली। एक्सेल के अंदर डाटा को हम हॉरिजॉन्टली वर्टिकली दोनों तरीके से अलाइन कर सकते हैं। पहले बात करते हैं हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट की। ये तीन तरह की होती है, लेफ्ट, राइट एंड सेंटर। लेफ्ट अलाइनमेंट में क्या होता है कि डाटा सेल के लेफ्ट में नजर आता है, राइट वाले में राइट पे और सेंटर वाले में सेंटर में। और वर्टिकल अलाइनमेंट की बात करें, ये भी तीन तरह की होती है, टॉप, मिडिल एंड बॉटम। ये वर्टिकली क्या करते हैं? सेल के डाटा को टॉप में, मिडल में या बॉटम में सेट करती है। ये अलाइनमेंट कुछ इस तरह से होती है। जो ऊपर आपको नजर आ रही है वो वर्टिकल अलाइनमेंट है और नीचे आपको नजर आ रही है हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट।
फिफ्थ क्वेश्चन है व्हाट आर चार्ट्स, कि चार्ट्स क्या होते हैं या ग्राफ क्या होते हैं। चार्ट्स आर यूज्ड इन एमएस एक्सेल, दे रिप्रेजेंट्स डाटा इन ग्राफिकल फॉर्म। चार्ट्स डाटा को ग्राफिकल फॉर्म में शो करते हैं। इट इज ए विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा इन विच डाटा इज रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ बार, लाइन और पाई। कि जो चार्ट्स हैं ये डाटा को विजुअली फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, चाहे वो बार फॉर्म में हो सकते हैं, लाइन या पाई फॉर्म में। दिस ऑप्शन इज अवेलेबल इन इंसर्ट टैब, ये इंसर्ट टैब में मौजूद होता है ऑप्शन। विद द हेल्प ऑफ चार्ट वी कैन अंडरस्टैंड डाटा इजीली, इस चार्ट की मदद से हम डाटा को इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अगर डाटा आपने पढ़ना पड़े आपको तो आपको टाइम लगता है, लेकिन चार्ट की मदद से क्या है कि डाटा आपको विजुअली या ग्राफिकल फॉर्म में नजर आता है, जिससे आप डाटा को आसानी से देख सकते हो और उसका एनालिसिस कर सकते हो। पढ़ेंगे तो सबसे पहले बात करते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो पहला है ईच फंक्शन और फॉर्मूला मस्ट स्टार्ट विद डैश सिंबल इन एमएस एक्सेल। कि एमएस एक्सेल के अंदर जो फॉर्मूला और फंक्शन है वो कौन से सिंबल से शुरू होता है। तो इसके ऑप्शन है प्लस, इक्वल टू, एम्परसेंड और कैरेट सिंबल। तो इसका सही आंसर है इक्वल टू। एमएस एक्सेल के अंदर अगर हमने कोई कैलकुलेशन करनी है तो उसके लिए फॉर्मूला और फंक्शन यूज करते हैं, और जो फॉर्मूला और फंक्शन है वो हमेशा बराबर चिन्ह या इक्वल टू चिन्ह से शुरू होता है। नंबर 2, विच फंक्शन ऑफ एमएस एक्सेल कैन बी यूज टू फाइंड मिनिमम नंबर फ्रॉम ए गिवन रेंज। कि एमएस एक्सेल के अंदर कोई रेंज में से सबसे छोटा नंबर अगर ढूंढना आपने तो उसके लिए कौन सा फंक्शन यूज करोगे। तो इसके ऑप्शंस है मिनिमम, मिड, मिन या नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर है मिन। कि एमएस एक्सेल के अंदर कुछ वैल्यूज आपने दी है तो उसमें से सबसे छोटा नंबर आपने फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए मिन फंक्शन यूज करेंगे। तो इसका फॉर्मूला कैसे बनेगा, पहले इक्वल टू लगाएंगे, मिन लिखेंगे, फिर ब्रैकेट के अंदर उसकी रेंज सेलेक्ट कर लेंगे, जब वो वैल्यूज लिख देंगे जिसमें से आपने छोटा नंबर ढूंढना है। नंबर 3, एम्परसेंड सिंबल इज एन अल्टरनेट ऑफ डैश फंक्शन इन एमएस एक्सेल। कि एमएस एक्सेल में जो एम्परसेंड सिंबल है वो किसका अल्टरनेट है। तो इसके ऑप्शन है सम, एंड, कनकैटिनेट या पावर। तो इसका सही आंसर है कनकैटिनेट। और जो एम्परसेंड सिंबल है ये टेक्स्ट वैल्यू पे काम करता है। मान लो कि मैंने एक सेल में लिखा ब्रिज, दूसरे सेल में लिखा है राज, मैं चाहता हूँ तीसरे सेल में ब्रिज राज इकट्ठा हो जाए, तो मैं क्या करूंगा, ब्रिज फिर एम्परसेंड फिर राज। तो ये क्या करेगा, कनकैटिनेट फंक्शन इन दोनों को कंबाइन कर देगा। नंबर 4, which data tool can be used to have only distinct values in a particular column। कि एमएस एक्सेल के अंदर कौन सा डाटा टूल यूज होता है जो आपको डिस्टिंक्ट वैल्यूज शो करेगा किसी पर्टिकुलर कॉलम में। तो इसके ऑप्शन है डाटा वैलिडेशन, टेक्स्ट टू कॉलम्स, फॉर्मूला या रिमूव डुप्लीकेट्स। तो इसका सही आंसर है रिमूव डुप्लीकेट्स। कि रिमूव डुप्लीकेट्स ऑप्शन की मदद से हम जो डुप्लीकेट वैल्यूज हैं उनको रिमूव कर सकते हैं और जो डिस्टिंक्ट वैल्यूज हैं उनको कॉलम में शो कर सकते हैं। नंबर 5, विच वन इज एन एग्जाम्पल ऑफ अर्थमेटिक ऑपरेटर। इनमें से कौन सी अर्थमेटिक ऑपरेटर की एग्जाम्पल है। इसके ऑप्शन है प्लस, परसेंटेज, कैरेट सिंबल या ऑल ऑफ दीज। इसका सही आंसर है ऑल ऑफ दीज। एक्सेल में प्लस सिंबल नंबरों को ऐड करने के काम आता है, परसेंटेज परसेंटेज निकालने के, और कैरेट सिंबल एक्सपोनेंशिएशन या पावर, रेज पावर फाइंड आउट करने के काम आता है। इसलिए इसका सही आंसर है ऑल ऑफ दीज। आगे है ट्रू फॉल्स। नंबर 1, वी कैन नॉट काउंट ब्लैंक सेल्स इन एमएस एक्सेल। कि हम एमएस एक्सेल के अंदर जो ब्लैंक सेल है, खाली सेल है, उनको काउंट नहीं कर सकते। ये बिल्कुल गलत है, जबकि एमएस एक्सेल के अंदर हम ब्लैंक सेल्स को भी काउंट कर सकते हैं। नंबर 2, फॉर्मूला इज एन एक्सप्रेशन ऑफ ऑपरेटर्स एंड ऑपरेंड्स टू परफॉर्म कैलकुलेशंस। कि जो फॉर्मूला होता है उसके अंदर ऑपरेटर और ऑपरेंड यूज होते हैं कैलकुलेशंस के लिए, और जो मिलके एक एक्सप्रेशन बनाते हैं। ये बिल्कुल ठीक है। कि एमएस एक्सेल के अंदर मैं लिखता हूँ पहले इक्वल टू सिंबल देन 10+2, तो ये आपका क्या बन जाएगा, अर्थमेटिक एक्सप्रेशन। सो फॉर्मूला जो है वो कैलकुलेशंस करने के काम आता है, जिसमें ऑपरेटर और ऑपरेंड यूज होते हैं। जैसे मैं लिखता हूँ इज इक्वल टू 10+5, इसमें इज इक्वल टू और प्लस क्या है, ऑपरेटर,
और 10 और 5 क्या है, ऑपरेंड्स। नंबर 3, सम फंक्शन कैन बी यूज्ड टू परफॉर्म एडिशन ऑफ वैल्यूज इन ए पर्टिकुलर रेंज। कि एमएस एक्सेल के अंदर जो सम फंक्शन है वो क्या करता है कि कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज को आपने रेंज में सिलेक्ट करी है, उनको जोड़ने के काम आता है, ऐड करने के काम आता है। सो ये भी बिल्कुल ठीक है। नंबर 4, टेक्स्ट टू कॉलम ऑप्शन कैन बी यूज टू स्प्लिट आवर कंटेंट्स इन मल्टीपल सेल्स। कि टेक्स्ट टू कॉलम ऑप्शन जो एक्सेल में यूज होता है, इसकी मदद से जो हमारा कंटेंट है सेल्स का, उसको हम अलग अलग सेल्स में कॉपी कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल सही है, या स्प्लिट कर सकते हैं। नंबर 5, नाउ फंक्शन रिटर्न्स करंट डेट एंड टाइम इन एमएस एक्सेल। कि एक्सेल का जो नाउ फंक्शन है, जब इसको हम यूज करते हैं, जब हमें करंट डेट और टाइम बताता है, तो ये भी बिल्कुल ट्रू है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले इक्वल टू, फिर नाउ और ब्रैकेट शुरू ब्रैकेट बंद, जैसे ही एंटर करेंगे जिस टाइम पे और जिस डेट को हम काम कर रहे होंगे उस सेल में वो डेट और टाइम नजर आपको आ जाएगा। पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करते हैं फिल इन द ब्लैंक्स। तो फर्स्ट है विच ऑप्शन बिलोंग्स टू पेज लेआउट टैब। इनमें से कौन सा ऑप्शन पेज लेआउट टैब से संबंधित है। इसके ऑप्शन है पेज ओरिएंटेशन, पेपर साइज, प्रिंट एरिया या ऑल ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर है ऑल ऑफ दीज। कि पेज लेआउट में जो पेज ओरिएंटेशन है, इसका मतलब है कि आपने पेज को पोर्ट्रेट सेट करना है या लैंडस्केप। पोर्ट्रेट का मतलब होता है कि पेज को वर्टिकली सेट करना है, और लैंडस्केप का मतलब हॉरिजॉन्टली। पेपर साइज, कि आपने पेपर साइज क्या सिलेक्ट करना है, A4 सिलेक्ट करना है, A3 करना है, या लेटर पैड वाला सिलेक्ट करना है। प्रिंट एरिया, की कितना एरिया आपने प्रिंट करना है वर्कशीट का। तो इसका सही आंसर हुआ ऑल ऑफ दीज। नंबर 2, विच वन इज नॉट ए व्यू इन एमएस एक्सेल। इनमें से कौन सा एमएस एक्सेल का व्यू नहीं है। इसके ऑप्शन है फॉर्मूला व्यू, नॉर्मल व्यू, पेज लेआउट व्यू और पेज ब्रेक प्रीव्यू। तो इसका सही आंसर है फॉर्मूला व्यू। क्योंकि एमएस एक्सेल के अंदर नॉर्मल व्यू भी होता है, पेज लेआउट व्यू भी होता है और पेज ब्रेक प्रीव्यू भी होता है, जबकि फॉर्मूला व्यू नहीं होता। नंबर 3, डैश इज द एम्प्टी स्पेस बिटवीन द वर्कशीट डाटा एंड एजेस ऑफ द प्रिंटेड पेज। तो इसके ऑप्शंस हैं पेपर साइज, प्रिंट एरिया, मार्जिन या प्रिंट प्रीव्यू। तो इसका सही आंसर है मार्जिन। कि जब भी हम कोई वर्कशीट बनाते हैं, उसके डाटा में और उसके बॉर्डर में अगर हम टॉप से जगह छोड़ते हैं, बॉटम से छोड़ते हैं, लेफ्ट से छोड़ते हैं, राइट से छोड़ते हैं, तो उसको कहा जाता है मार्जिन। तो मार्जिन कितने तरह का होगा, 4 तरह का, टॉप, बॉटम, लेफ्ट और राइट। नंबर 4, डैश अपीयर्स ऑन द टॉप ऑफ ईच पेज इन प्रिंट प्रीव्यू एंड प्रिंटेड शीट्स। कि वो कौन सा ऑप्शन है जो प्रिंट प्रीव्यू के दौरान और शीट को प्रिंट करने के समय पेज के टॉप पर दिखाई देता है। तो इसके ऑप्शन है फुटर, हेडर, बॉटम मार्जिन या नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर है हेडर। कि हेडर एक टेक्स्ट एलिमेंट होता है जो पेज के टॉप पे दिखाई देता है। जैसे आपने बुक्स देखी होंगी, बुक्स में पेज नंबर अगर आपको ऊपर दिखाई दे रहा है तो वो होगा हेडर, अगर नीचे दिखाई दे रहा है क्या है, फुटर। इसी तरह जब हम प्रिंटिंग लेते हैं तो हमारे पे डिपेंड करता है कि हमने पेज नंबर को कहाँ सेट करना है, टॉप पे या बॉटम पे। अगर टॉप पे सेट करते हैं वो हेडर, बॉटम पे करते हैं तो फुटर। नंबर 5, we can look ourselves from being accidentally changed with the help of dash option। हम चाहते हैं कि कोई पर्सन गलती से भी हमारे कंटेंट को चेंज ना कर सके, तो उसके लिए कौन सा ऑप्शन यूज करेंगे। तो इसकी ऑप्शन है सेव एज, सेव, प्रिंट एरिया या प्रोटेक्ट शीट। तो इसका सही आंसर है प्रोटेक्ट शीट। एमएस एक्सेल के अंदर हम अपनी वर्कशीट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अगर हम वर्कशीट को रीड ओनली प्रोटेक्ट करते हैं तो कोई पर्सन हमारे डाटा के अंदर बदलाव नहीं कर सकता, चेंजेस नहीं कर सकता। आगे है ट्रू फॉल्स। तो फर्स्ट है वर्कबुक कैन नॉट बी प्रोटेक्टेड इन एमएस एक्सेल। कि एमएस एक्सेल के अंदर हम वर्कबुक को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते। तो ये बिल्कुल गलत है, जबकि एमएस एक्सेल के अंदर हम वर्कबुक को या वर्कशीट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। नंबर 2,
वी कैन नॉट रिमूव पेज ब्रेक वंस इंसर्टेड, कि MS एक्सेल में अगर हम कोई पेज ब्रेक लगाते हैं उसको हम रिमूव नहीं कर सकते, ये बिल्कुल गलत है। जबकि हम MS एक्सेल के अंदर किसी भी समय पेज ब्रेक लगा भी सकते हैं और उसको रिमूव भी कर सकते हैं। नंबर 3, पेज ओरिएंटेशन आर ऑफ टू टाइप्स, पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप। पेज ओरिएंटेशन दो तरह की होती है, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। ये बिल्कुल सही है। पोर्ट्रेट के अंदर हम पेज को वर्टिकली सेट करते हैं और लैंडस्केप के अंदर हॉरिजॉन्टली। नंबर 4, मार्जिन्स कैन बी ऑन टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट, हेडर एंड फुटर ऑफ ए पेज। कि जो मार्जिन होते हैं इसको हम पेज के टॉप पे, बॉटम पे, लेफ्ट, राइट, हेडर या फुटर पे लगा सकते हैं। ये बिल्कुल सही है। नंबर 5, we can use print area option to print a specific part of a worksheet, कि MS Excel के अंदर हम किसी वर्कशीट के स्पेसिफिक एरिया को प्रिंट एरिया ऑप्शन की मदद से प्रिंट कर सकते हैं। ये बिल्कुल सही है। अगर आप प्रिंट एरिया सेलेक्ट नहीं करते तो पूरी वर्कशीट प्रिंट हो सकती है, पर प्रिंट एरिया की मदद से हम रोज कॉलम को सिलेक्ट करके अपने अकॉर्डिंगली जो वर्कशीट है उसको प्रिंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट डू यू मीन बाय मार्जिन? सो मार्जिन इज आल्सो कॉल्ड स्पेस, कि मार्जिन को स्पेस भी कहा जाता है। इट इज द ब्लैंक स्पेस बिटवीन द पेज बॉर्डर एंड contents of the document. The default margins are usually defined as 1 inch on all sides. It is measured in inch और centimeter. जब हम कोई भी डॉक्यूमेंट तैयार करते हैं, कोई शीट तैयार करते हैं, उसमें अगर हम टॉप से, बॉटम से, लेफ्ट साइड से या राइट साइड से जो खाली जगह छोड़ते हैं, किनारों वाली जगह छोड़ते हैं, उसको बोलते हैं मार्जिन। तो मार्जिन चार तरह का होता है, टॉप मार्जिन, बॉटम मार्जिन, लेफ्ट मार्जिन और राइट मार्जिन। और जो मार्जिन का ऑप्शन है ये आपको पेज सेटअप ऑप्शन में मिल जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन पेज ओरिएंटेशन, कि पेज ओरिएंटेशन क्या होती है। द ओरिएंटेशन ऑप्शन सेट्स द वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन ऑफ द पेज ऑफ आवर डॉक्यूमेंट, कि अगर हम अपने पेज को वर्टिकली या हॉरिजॉन्टली डायरेक्शन में सेट करना चाहते हैं तो उसके लिए पेज ओरिएंटेशन यूज करते हैं। पेज लेआउट टैब इज यूज्ड टू चेंज द ओरिएंटेशन ऑफ पेज। पेज लेआउट टैब का प्रयोग ओरिएंटेशन चेंज करने यूज होता है। और जो पेज ओरिएंटेशन है जो दो तरह की होती है, एक होती है पोर्ट्रेट, एक होती है लैंडस्केप। अगर हम पोर्ट्रेट की बात करें तो पोर्ट्रेट में क्या होता है, इट सेट्स द पेज इन वर्टिकल डायरेक्शन, ये पेज को वर्टिकल डायरेक्शन में सेट करती है। इसमें पेज इस तरह से आता है। दूसरा होता है लैंडस्केप, इट सेट्स द पेज इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, ये पेज को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में सेट करता है, लाइक दिस। नंबर 3, व्हाट डू यू मीन बाय स्केलिंग? स्केलिंग का क्या अर्थ है? स्केलिंग रेफर्स टू compress or expand the size of contents when printed on specific paper size। आप किसी शीट को प्रिंट करना चाहते हो, उसके कंटेंट को किसी स्पेसिफिक पेपर साइज पे आपने सेट करना है, या छोटा करना है या बड़ा करना है, उसके लिए स्केलिंग यूज होती है। स्केलिंग इज यूजफुल व्हेन वी वांट टू वर्क ऑन ए लार्ज वर्कशीट। अगर एक बड़ी वर्कशीट पे आप काम करना चाहते हो तो उसके लिए स्केलिंग लाभदायक है। वी कैन यूज दिस ऑप्शन यूजिंग प्रिंट प्रीव्यू ऑप्शन, तो ये ऑप्शन प्रिंट प्रीव्यू में आपको मिल जाएगा। द वेरियस स्केलिंग ऑप्शंस यूज्ड इन MS Excel आर एज फॉलोइंग। नंबर 1, फिट शीट ऑन वन पेज, की शीट को एक पेज पे सेट करना है। नंबर 2, फिट ऑल कॉलम्स ऑन वन पेज, जितने भी कॉलम्स है उसको एक पेज पे सेट करना है। नंबर 3, फिट ऑल रोज ऑन वन पेज, सभी रोज को एक पेज पे सेट करना है। और लास्ट, नो स्केलिंग, कि कोई भी आपने चेंज नहीं करनी, जो एक्चुअल में आपका कंटेंट है उसी के अकॉर्डिंगली वो पेपर पे सेट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, गिव नेम्स ऑफ व्यूज इन MS Excel, कि MS Excel में जो व्यूज यूज होते हैं उनके नेम बताओ। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ व्यूज इन MS Excel। नंबर 1, नॉर्मल व्यू, दिस इज डिफॉल्ट व्यू ऑफ MS Excel। दिस इज द इजीएस्ट व्यू ऑफ MS Excel, जो सबसे आसान व्यू है, डिफॉल्ट व्यू है, कि जब हम MS Excel ओपन करते हैं तो नॉर्मल व्यू आपको नजर आएगा। नंबर 2, पेज लेआउट व्यू, दिस व्यू इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द ग्रुप ऑफ कमांड्स
that control how a worksheet will appear when printed। कि जब आप वर्कशीट को प्रिंट करोगे तो आपकी वर्कशीट कैसी दिखाई देगी। नंबर 3, पेज ब्रेक प्रीव्यू। दिस व्यू मेनली कंसर्न विद प्रिंटिंग ऑफ आवर वर्कशीट। ये हमारी वर्कशीट की प्रिंटिंग से रिलेटेड है कि आपने डॉक्यूमेंट का कितना पार्ट प्रिंट करना है, कितना नहीं करना, मतलब उसके अकॉर्डिंगली आप सेटिंग कर सकते हो। नंबर 4, कस्टम व्यू। वी कैन यूज कस्टम व्यू टू सेव स्पेसिफिक डिस्प्ले सेटिंग्स। कि हम अपने अकॉर्डिंगली इसमें व्यू की सेटिंग कर सकते हैं। नंबर 5, फुल स्क्रीन व्यू। इसके नाम से क्लियर है, दिस व्यू शोज द वर्कशीट ऑन फुल स्क्रीन। कि ये क्या करेगा, हमारी वर्कशीट को पूरी स्क्रीन पे शो करेगा, जिसमें मेन्यू बार, टाइटल बार वगैरह कुछ भी आपको डिस्प्ले नहीं होगा। फिफ्थ क्वेश्चन है, व्हाट इज द यूज ऑफ पेज ब्रेक। पेज ब्रेक का क्या यूज है। पेज ब्रेक इज एन इंपॉर्टेंट ऑप्शन ऑफ MS Excel। पेज ब्रेक्स आर डिवाइडर्स that break a worksheet into separate pages for printing. A page break defines where one page ends and another page begins. This option is available on page layout tab. कि पेज ब्रेक की मदद से हम पेज के अंदर डिवाइडर उनको सेट कर सकते हैं कि पेज कौन सा पेज कहाँ से शुरू हो रहा है, कहाँ पे खत्म हो रहा है। पेज ब्रेक डिफॉल्ट भी लग जाती है और हम अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली पेज लेआउट टैब से भी सेट कर सकते हैं कि पेज ब्रेक ऐड भी कर सकते हैं और रिमूव भी कर सकते हैं। इसमें पेज ब्रेक देखो, आप देख सकते हो ब्रेक में ऑप्शन आ रहा है इंसर्ट पेज ब्रेक, रिमूव पेज ब्रेक। इंसर्ट पेज ब्रेक करोगे, जहाँ पे आपका पॉइंटर होगा वहां पे पेज ब्रेक इंसर्ट हो जाएगी, और रिमूव पेज ब्रेक से क्या होगा, जहाँ पे आपका पॉइंटर होगा वहां से जो पेज ब्रेक है वो रिमूव हो जाएगी। तो सबसे पहले बात करते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। फर्स्ट है, विच इज और आर द लेवल्स ऑफ ई गवर्नेंस। कि इनमें से कौन सा ई गवर्नेंस का लेवल है। तो इसकी ऑप्शन है नेशनल लेवल, स्टेट लेवल, लोकल लेवल या ऑल ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर है ऑल ऑफ दीज। कि जो ई गवर्नेंस है इसके 3 लेवल होते हैं। नेशनल लेवल जिसको हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो चलाती है। स्टेट लेवल हमारी जो स्टेट गवर्नमेंट है, पंजाब सरकार है, वो देखती है। और लोकल लेवल जो लोकल बॉडीज है हमारी वो देखती है। तो इसका आंसर हुआ ऑल ऑफ दीज। नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पिलर ऑफ ई गवर्नेंस। कि इनमें से कौन सा ई गवर्नेंस का पिलर नहीं है। ऑप्शन है कैपिटल मीन्स पूंजी, नॉलेज मीन्स ज्ञान, डिले इन वर्क मीन्स की काम में देरी, या कनेक्टिविटी मीन्स संपर्क। तो इसका आंसर है डिले इन वर्क। कि जो ई गवर्नेंस के पिलर होते हैं उसमें पूंजी भी आ जाती है, कैपिटल भी आ जाती है, नॉलेज भी आ जाती है, कनेक्टिविटी भी आ जाती है, बट उसके अंदर जो काम में देरी नहीं होती, क्योंकि सारा काम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की मदद से होता है कि काम में डिले नहीं होता, जबकि जो काम है वो जल्दी हो जाता है। नंबर 3, ई गवर्नेंस सर्विसेज कैन बी शेयर्ड बिटवीन गवर्नमेंट एंड डैश। कि जो ई गवर्नेंस की सेवाएं हैं वो सरकार और किन के बीच में शेयर की जा सकती हैं। तो इसके ऑप्शंस है सिटीजन्स, गवर्नमेंट, बिजनेसमैन या ऑल ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर है ऑल ऑफ दीज। ये जो ई गवर्नेंस की सेवाएं हैं उनको हम नागरिकों में, सरकार में, जहां जो हमारे व्यापारी हैं उन सभी में शेयर कर सकते हैं। सो इसका आंसर हुआ ऑल ऑफ दीज। नंबर 4, डैश मॉडल ऑफ ई गवर्नेंस refers to the government services which are shared by citizens। कि ई गवर्नेंस का कौन सा मॉडल सरकार के द्वारा प्रदान की जाने वाली उन सेवाओं के बारे में बताता है जो नागरिकों के द्वारा शेयर की जाती हैं। तो इसकी ऑप्शन है G2B, G2E, G2G या G2C। तो इसका सही आंसर है G2C। कि जो G2C मॉडल है इसमें जो गवर्नमेंट सर्विसेज है उनको जो सिटीजन है वो शेयर करते हैं। नंबर 5, ई गवर्नेंस सर्विसेज एट नेशनल लेवल आर प्रोवाइडेड बाय डैश गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। कि नेशनल लेवल पर जो ई गवर्नेंस की सेवाएं हैं
वो कौन सी सरकार के द्वारा प्रदान की जाती है? तो इसके ऑप्शन है लोकल, स्टेट, नेशनल या ऑल ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर है नेशनल। कि ई गवर्नेंस की जो सेवाएं नेशनल लेवल प्रोवाइड की जाती है वो जो नेशनल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, या कह सकते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो इसको प्रोवाइड करती है। आगे है फुल फॉर्म्स। फर्स्ट है G2C। तो इसकी फुल फॉर्म है गवर्नमेंट टू सिटीजन, मीन्स की सरकार से नागरिक। कि इस मॉडल में क्या होता है कि वो सरकारी सेवाएं ये शो करता है जो नागरिकों के द्वारा यूज की जाती हैं। जैसे हम लोग ऑनलाइन बिजली का बिल, पानी का बिल या टेलीफोन के बिल की पेमेंट करते हैं, वो होता है G2C। नंबर 2 है G2G, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, मीन्स सरकार से सरकार। इस मॉडल में वो सेवाएं बताई जाती हैं जो सरकारों के बीच में शेयर की जाती हैं। जैसे मान लो पंजाब सरकार हिमाचल सरकार के साथ या हरियाणा सरकार के साथ कम्युनिकेशन कर रही है, तो वो हो गया G2G। जहाँ एक स्टेट की कोई एक डिपार्टमेंट दूसरी स्टेट की गवर्नमेंट के साथ या डिपार्टमेंट के साथ कम्युनिकेट कर रहा है, तो दैट इज G2G। नंबर 3 G2E, गवर्नमेंट टू एम्प्लॉइज। तो इसका मीन्स कि जो सरकार के कर्मचारी हैं वो जब सरकार के साथ कम्युनिकेशन करते हैं, तो G2E हो गया। जैसे गवर्नमेंट एम्प्लॉइज की ऑनलाइन अटेंडेंस लगती है, तो वो क्या एग्जांपल होगी G2E। नंबर 4 G2B, गवर्नमेंट टू बिजनेसमैन, की सरकार से व्यापारी। कि जब व्यापारी लोग सरकार के साथ कम्युनिकेशन करते हैं, सरकार को टैक्स देते हैं ऑनलाइन, तो वो क्या हो G2B। तो नेक्स्ट है IRCTC। इसकी फुल फॉर्म है इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन। ये एक वेबसाइट भी है और इसकी प्ले स्टोर पे ऐप भी है। अगर आप कोई टिकट बुक करवाना चाहिए, फॉर एग्जांपल रेलवे की ट्रेन की टिकट बुक करवाना चाहते हो, तो आप IRCTC की साइट पे जाके आसानी से बुक करवा सकते हो। और इसकी जो पेमेंट है, आप ATM कार्ड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, फोन पे, पेटीएम, गूगल पे, किसी से भी कर सकते हो। तो सबसे पहले बात करते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन है डिफाइन गुड गवर्नेंस। कि गुड गवर्नेंस क्या होती है, अच्छी गवर्नेंस क्या होती है। गवर्नेंस मीन्स द प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग एंड देयर इम्प्लीमेंटेशन। कि एक जो अच्छी गवर्नेंस है उसका मीन्स है कि बढ़िया तरीके से फैसला लेना और उसको लागू करने का प्रोसेस या लागू करने की प्रक्रिया होती है। गुड गवर्नेंस इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग डिसीजंस इन ए प्रेफर्ड वे। कि जो अच्छी गवर्नेंस है उसके अंदर कोई भी जो प्रोसेस है उसको बनाना या डिसीजंस को इम्प्लीमेंट करना, उनको एक तरीके से लागू करना होता है। इट्स नॉट अबाउट मेकिंग करेक्ट डिसीजंस बट अबाउट द बेस्ट पॉसिबल प्रोसेस फॉर मेकिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग दोज डिसीजंस। कि अच्छी गवर्नेंस में सही फैसला लेना ही सही नहीं होता, कि ये सही फैसला लेने से संबंधित नहीं है। मीन्स कि इसके अंदर उन फैसलों को लेना या लागू करना ही प्रोसेस के साथ रिलेटेड होता है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट आर द डिफरेंट लेवल्स ऑफ ई गवर्नेंस। कि ई गवर्नेंस के कितने लेवल्स होते हैं। तो ई गवर्नेंस के 3 लेवल्स होते हैं। नंबर 1 नेशनल लेवल। ई गवर्नेंस सर्विसेज एट नेशनल लेवल आर प्रोवाइडेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। कि ई गवर्नेंस की जो नेशनल लेवल पर सर्विसेज हैं वो केंद्रीय सरकार के द्वारा प्रोवाइड की जाती है। जैसे बैंकिंग सर्विसेज हो गई, आपने आधार कार्ड सर्विस, आधार कार्ड डाउनलोड करना है, करेक्शन करवानी है, देन पासपोर्ट सर्विसेज, वीजा सर्विसेज, ये नेशनल लेवल सर्विसेज में आ जाती है। नंबर 2 स्टेट लेवल। ई गवर्नेंस सर्विसेज एट स्टेट लेवल आर प्रोवाइडेड बाय स्टेट गवर्नमेंट। इसको कोई भी स्टेट है वो प्रोवाइड करती है। जैसे हम पंजाब में रहते हैं, पंजाब गवर्नमेंट हमें जो सरकारी ऑनलाइन सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है वो आपका क्या है, स्टेट लेवल। फॉर एग्जाम्पल सेल टैक्स, डेवलपमेंट टैक्स, ई रजिस्ट्रीज, कि हमने सेल टैक्स जमा करवाना है, डेवलपमेंट टैक्स जमा करवाना है या रजिस्ट्री ऑनलाइन करवानी है, तो वो क्या होगा, स्टेट लेवल।
नंबर 3, लोकल लेवल। E-governance services at local level are provided local bodies in different sectors of rural and urban areas। कि लोकल लेवल में जो सर्विसेज हैं, वो जो लोकल गवर्नमेंट है, लोकल बॉडीज हैं, वो शहरों में और गांव में अलग अलग तरह की सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। जैसे कि इशू बर्थ एंड डेथ सर्टिफिकेट, जन्म सर्टिफिकेट, बर्थ और डेथ सर्टिफिकेट। इसके अलावा अलग अलग तरह के प्रमाण पत्र बनाने हैं, इनकम सर्टिफिकेट हो गया, कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, पेंशन लगवाने किसी की, बुढ़ापा पेंशन, विधवा पेंशन या फ्रीडम फाइटर पेंशन, वो लोकल ई गवर्नेंस सर्विसेज में आ जाती है। नंबर 3, राइट द नेम ऑफ 4 पिलर्स ऑफ ई गवर्नेंस। की ई गवर्नेंस के 4 पिलर्स कौन कौन से हैं? द 4 मेन पिलर्स ऑफ ई गवर्नेंस आर एज फॉलोइंग। नंबर 1, कनेक्टिविटी। कनेक्टिविटी इज रिक्वायर्ड टू कनेक्ट द पीपल टू सर्विसेज ऑफ द गवर्नमेंट। कि कनेक्टिविटी में क्या होता है कि जो लोग हैं उनको सरकारी सर्विसेज के साथ जोड़ा जाता है। नंबर 2, नॉलेज मीन्स की ज्ञान। हेयर नॉलेज मीन्स नॉलेज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इसका अर्थ है कि अगर लोग ई गवर्नेंस को यूज करना चाहते हैं तो उनको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की नॉलेज होनी चाहिए कि हाउ टू ऑपरेट कंप्यूटर, मोबाइल पे किसी ऐप के थ्रू आपने जो ई गवर्नेंस सर्विसेज है उनको कैसे यूज करना है। नंबर 3, डाटा कंटेंट। इट मीन्स टू शेयर इंफॉर्मेशन ओवर द इंटरनेट। कि जो भी ई गवर्नेंस से संबंधित डाटा है उसको ऑनलाइन शेयर करना है, तो इसके लिए सरकार क्या करती है, अपने डाटाबेस को मेंटेन करती है। नंबर 4, कैपिटल मीन्स की पूंजी। इट मीन्स मनी यूज्ड बाय गवर्नमेंट टू प्रोवाइड देयर सर्विसेज। ठीक, इसमें क्या करती है कि सरकार पैसा लगाती है ताकि जो लोग हैं वो घर बैठे ऑनलाइन सर्विसेज जो है सरकार की उनको यूज कर सके। फोर्थ क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन गवर्नेंस वर्सेस ई गवर्नेंस। लेफ्ट साइड पे मैंने गवर्नेंस लिया, राइट साइड पे ई गवर्नेंस। फर्स्ट पॉइंट है गवर्नेंस में, गवर्नेंस रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग एंड देयर इम्प्लीमेंटेशन विदाउट द यूज ऑफ आईसीटी। कि गवर्नेंस में अगर कोई भी डिसीजन लेना है या उसको लागू करना है तो उसमें आईसीटी मींस की कंप्यूटर का यूज नहीं होता। राइट साइड पे ई गवर्नेंस रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग एंड देयर इम्प्लीमेंटेशन विद द यूज ऑफ आईसीटी। कि ई गवर्नेंस पे अगर कोई डिसीजन लेना है या उसको लागू करना है तो उसमें आईसीटी मींस की कंप्यूटर का यूज होगा। नंबर 2, गवर्नेंस यूजेस वन वे कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल। कि जो गवर्नेंस है इसके अंदर जो संचार है वो वन वे होता है, जबकि ई गवर्नेंस में जो संचार है वो टू वे होता है। फिफ्थ क्वेश्चन है राइट अबाउट G2C मॉडल ऑफ ई गवर्नेंस। इट स्टैंड्स फॉर गवर्नमेंट टू सिटीजन्स। इसका मतलब है सरकार से नागरिक। दिस मॉडल ऑफ ई गवर्नेंस रेफर्स टू द गवर्नमेंट सर्विसेज विच आर शेयर्ड बाय सिटीजन्स। इसमें सरकार की वो सर्विसेज आ जाती हैं जिसको हमारे नागरिक हैं हम लोग वो शेयर करते हैं। इन दिस मॉडल सिटीजन्स विजिट द ऑफिशियल गवर्नमेंट वेब पोर्टल्स फॉर वेरियस टाइप्स ऑफ सर्विसेज। इसके अंदर जो नागरिक हैं वो सरकार के अलग अलग जो पोर्टल्स हैं, वेबसाइट्स हैं, एप्स हैं, उनको विजिट करते हैं। दिस मॉडल बिल्ड अप द बॉन्ड बिटवीन गवर्नमेंट एंड सिटीजन्स। ये सरकार और नागरिकों के बीच एक जो बॉन्ड है उसको बिल्ड करता है। फॉर एग्जाम्पल पेमेंट ऑफ ऑनलाइन बिल्स सच एज इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, टेलीफोन बिल्स एक्स्ट्रा। कि इसके अंदर जब हम कोई ऑनलाइन बिल पे करते हैं चाहे बिजली का, पानी का, टेलीफोन का, तो वो किस में आ जाता है, G2C में। आगे है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। नंबर 1, राइट द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड गवर्नेंस। द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड गवर्नेंस आर एज फॉलोइंग। नंबर 1, गुड गवर्नेंस इज आंसरेबल टू द कम्युनिटी। कि जो अच्छी गवर्नेंस है वो लोगों के लिए जवाबदेह होती है। नंबर 2, गुड गवर्नेंस इज ट्रांसपेरेंट। जो अच्छी गवर्नेंस है ये पारदर्शी भी होती है। नंबर 3, गुड गवर्नेंस फॉलो दी रूल्स ऑफ लॉ। ये जो अच्छी गवर्नेंस है वो कानून का पालन करती है। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट है गुड गवर्नेंस इज रिस्पॉन्सिव विच मीन्स दैट गवर्नमेंट ऑलवेज ट्राइज टू सर्व द नीड्स ऑफ द एंटायर कम्युनिटी टाइमली। कि जो अच्छी गवर्नेंस है वो रिस्पॉन्सिव भी होती है। इसमें क्या है कि गवर्नमेंट हमेशा ट्राई करती है कि जो लोगों की नीड्स हैं उनको समय पे पूरा किया जा सके।
नंबर 5, गुड गवर्नेंस इज इफेक्टिव एंड एफिशिएंट इन इम्प्लीमेंटिंग डिसीजंस। कि अच्छी गवर्नेंस में क्या होता है कि जो डिसीजन है उनको लागू करना इफेक्टिव और एफिशिएंट तरीके से लागू किया जाता है। नंबर 6, गुड गवर्नेंस इज पार्टिसिपेटरी। कि जो गुड गवर्नेंस है उसमें सभी की शमूलियत होती है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज ई गवर्नेंस, एक्सप्लेन द 4 मॉडल्स ऑफ ई गवर्नेंस। ई गवर्नेंस होती है कि उसके 4 मॉडल्स कौन कौन से हैं। पहले बात करते हैं ई गवर्नेंस की। इट स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस, इसका पूरा नाम इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस है। इट इज द एप्लीकेशन ऑफ आईटी, ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की एक आईटी है जो किसके लिए, गवर्नमेंट सर्विसेज को डिलीवर करने के काम आती है। सो ई गवर्नेंस मीन्स ऑनलाइन अवेलेबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट सर्विसेज। जब हमें सरकार की सुविधाएं ऑनलाइन मिलती हैं तो उसको बोलते हैं ई गवर्नेंस। द 4 मॉडल्स ऑफ ई गवर्नेंस आर एज फॉलोइंग। नंबर 1, गवर्नमेंट टू सिटीजन्स मीन्स G2C. This model of e-governance refers to the government services which are shared by citizens. सरकार की सर्विसेज को जब सिटीजन या नागरिक शेयर करते हैं तो उसको बोलते हैं G2C। जैसे हम कोई ऑनलाइन बिल पे कर रहे हैं, बिजली का, पानी का या टेलीफोन का, उसको बोलते हैं G2C। नंबर 2, G2G, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट। दिस मॉडल रेफर्स टू द सर्विसेज विच आर शेयर्ड बिटवीन द गवर्नमेंट्स। कि अगर अलग अलग स्टेट्स की गवर्नमेंट आपस में कम्युनिकेशन कर रही है उसको बोलते हैं G2G। फॉर एग्जाम्पल, शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन पुलिस डिपार्टमेंट्स ऑफ वेरियस स्टेट्स। अगर अलग अलग स्टेट्स की पुलिस आपस में कम्युनिकेशन कर रही है, इंफॉर्मेशन शेयर कर रही है, उसको बोलते हैं G2G। नंबर 3, गवर्नमेंट टू एम्प्लॉइज, G2E। दिस मॉडल ऑफ ई गवर्नेंस रेफर्स टू द गवर्नमेंट सर्विसेज विच आर शेयर्ड बाय एम्प्लॉइज ऑफ गवर्नमेंट। जो सरकारी एम्प्लॉइज हैं वो सरकार की जब सर्विसेज को शेयर करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, G2E। फॉर एग्जाम्पल, अटेंडेंस ऑफ एम्प्लॉइज और रूल्स फॉर एम्प्लॉइज। कि एम्प्लॉइज की जो ऑनलाइन अटेंडेंस लगती है या उनके लिए सरकार की तरफ जो रूल्स बनाए जाते हैं, दैट इज G2E। नंबर 4, G2B, गवर्नमेंट टू बिजनेसमैन। दिस मॉडल ऑफ ई गवर्नेंस रेफर्स टू द गवर्नमेंट सर्विसेज विच आर शेयर्ड बाय बिजनेसमैन। कि हमारे जो बिजनेसमैन है वो जब सरकार की फैसिलिटीज को या सर्विसेज को यूज करते हैं उसको बोलते हैं G2B। फॉर एग्जाम्पल, कलेक्शन ऑफ टैक्सेस, सरकार की तरफ से व्यापारियों से टैक्स कलेक्ट किया जाता है ऑनलाइन, उसको बोलते हैं G2B। क्वेश्चन नंबर 3, मेक ए लिस्ट ऑफ वेरियस सर्विसेज प्रोवाइडेड एट नेशनल लेवल ऑफ ई गवर्नेंस। कि नेशनल लेवल पे सरकार की तरफ से कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं। The various services provided at national level of e-governance are as following. नंबर 1, बैंकिंग सर्विसेज। कि सरकार की तरफ से हमें बैंकों में सर्विसेज मिलती है, जैसे हम एटीएम कार्ड को यूज करते हैं, नेट बैंकिंग यूज करते हैं, यूपीआई पेमेंट यूज करते हैं, तो वो आ जाती है बैंकिंग सर्विसेज। आधार सर्विसेज, आपने आधार कार्ड डाउनलोड करना नेट से घर बैठे। नंबर 3, पासपोर्ट सर्विसेज, आपने पासपोर्ट के लिए अप्लाई करना है, पासपोर्ट के लिए अपॉइंटमेंट लेनी है, तो वो भी आपका सेंट्रल सर्विसेज में आ जाता है। देन नंबर 4, फिलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न्स। लोगों की तरफ से इनकम टैक्स फिल की जाती है, उसके लिए वेबसाइट है इनकम टैक्स इंडिया की, तो वो भी आपका आ जाएगा सेंट्रल सर्विसेज में या नेशनल सर्विसेज में। नंबर 5, पेमेंट ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ टैक्सेस। सरकार की तरफ से अलग अलग तरह के टैक्स लिए जाते हैं, आजकल उन टैक्सेस का भुगतान ऑनलाइन हो जाता है, तो वो भी इसी में आ जाएगा। 6 है डिजिटल लैंड मैनेजमेंट सिस्टम। कि अब जो लैंड मैनेजमेंट सिस्टम है कि आपने कोई जगह खरीदनी है, बेचनी है, उसका ऑनलाइन रिकॉर्ड चेक करना है, तो आप चेक कर सकते हो। 7 है वोटर कार्ड सर्विसेज। आप अपना वोटर कार्ड अप्लाई करना चाहते हो, उसमें करेक्शन करना चाहते हो, तो आप ऑनलाइन भी इसकी करेक्शन कर सकते हो या वोटर कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हो। नंबर 8, पैन कार्ड सर्विसेज। पैन कार्ड होता है कि जैसे आधार कार्ड एक आईडी प्रूफ है, उस तरह पैन कार्ड होता है कि इनकम से रिलेटेड बैंकिंग में आपसे पैन कार्ड मांगा जाता है, इसी के बेस पे आपका टैक्स भी जमा होता है, तो उसको आपने पैन कार्ड को अप्लाई करना या पैन कार्ड को डाउनलोड करना है तो आप इसकी मदद से कर सकते हो। तो जितनी आपने ये सर्विसेज पढ़ी हैं, ये सेंट्रल गवर्नमेंट जो है जो नेशनल लेवल पे ऑनलाइन प्रोवाइड करती है। इन काम को आप घर बैठे भी कर सकते हो और सुविधा सेंटर में भी जाके करवा सकते हो। नंबर 4, व्हाट आर द ई गवर्नेंस सर्विसेज इन द अर्बन एरियाज। कि शहरी क्षेत्र में
सरकार की तरफ से कौन कौन सी ई गवर्नेंस फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती हैं? द वेरियस ई गवर्नेंस सर्विसेज इन द अर्बन एरियाज आर एज फॉलोइंग. नंबर 1, हाउस टैक्स असेसमेंट, मीन्स कि हाउस टैक्स का इवैल्यूएशन करना, उसकी असेसमेंट करनी कि लोगों की तरफ से सरकार को हाउस टैक्स दिया जाता है, तो वो किस में आ जाएगा? अर्बन सर्विसेज में. ये लोकल बॉडी जो गवर्नमेंट होती है उनकी तरफ से लिया जाता है. नंबर 2, बिलिंग एंड कलेक्शन, कि अगर आप बिल जमा करवाते हो ऑनलाइन, जहां सरकार की तरफ से आपसे कोई टैक्स लिया जाता है, तो वो आ जाता है बिलिंग एंड कलेक्शन में. नंबर 3, मेंटेनिंग रिकॉर्ड्स ऑफ लैंड एंड प्रॉपर्टी, जमीन और जायदाद का जो रिकॉर्ड रखना है, जहां आपने जमीन बेचनी है, जहां इसके अलावा किसी को एनओसी देनी है, तो वो भी किसमें आ जाता है? अर्बन सर्विसेज में. नंबर 4, इशू ऑफ पासपोर्ट वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट, कि पासपोर्ट वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट जारी करना है, ये भी अर्बन सर्विसेज में आ जाता है. नंबर 5, इशू ऑफ बर्थ एंड डेथ सर्टिफिकेट, किसी का कोई बेबी हुआ है, उसका बर्थ सर्टिफिकेट इशू करना है, किसी की डेथ हो गई है, उनके परिवार को डेथ सर्टिफिकेट देना उस पर्सन का, वो भी जो है अर्बन एरिया में लोकल बॉडी गवर्नमेंट वो प्रोवाइड करती है. नंबर 6, रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रॉपर्टीज, कि अगर आपने कोई प्रॉपर्टी ली है उसकी रजिस्ट्रेशन करवानी है, तो वो भी इसी में आ जाएगा. नंबर 7, पेंशन सर्विसेज, अगर पेंशन किसी ने लगवानी है, जैसे ओल्ड एज पेंशन, विडो पेंशन या फ्रीडम फाइटर पेंशन, तो वो भी जो सर्विस है, ई गवर्नेंस सर्विस है, ये भी अर्बन एरिया में यूज होती है. 8th है इशू ऑफ कास्ट और इनकम सर्टिफिकेट, अगर किसी ने कास्ट सर्टिफिकेट बनवाना है या इनकम सर्टिफिकेट बनवाना है, तो ये भी ऑनलाइन बनवाया जा सकता है. इसके लिए स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से गाँव में और शहरों में सुविधा सेंटर भी ओपन किए गए हैं, जहाँ पे जाके ये जो काम है ये आसानी से करवाए जा सकते हैं, और इनका जो स्टेटस है ये आप घर बैठे भी देख सकते हो. तो सबसे पहले बात करते हैं फिल इन द ब्लैंक्स. नंबर 1, डैश इज ए रॉ एंड अनऑर्गेनाइज्ड फैक्ट दैट रिक्वायर्स प्रोसेसिंग टू मेक इट मीनिंगफुल. तो इसके ऑप्शंस हैं डाटा, इंफॉर्मेशन, डाटाबेस या डीबीएमएस. तो इसका सही आंसर है डाटा, कि डाटा इज ए रॉ एंड अनऑर्गेनाइज्ड फैक्ट दैट रिक्वायर्स प्रोसेसिंग टू मेक इट मीनिंगफुल. कि जो डाटा है ये फैक्ट एंड फिगर्स होता है, मतलब जिसका कोई स्वरूप नहीं होता. जैसे हम कंप्यूटर को इनपुट देते हैं तो वो क्या है? डाटा. तो इसको मीनिंगफुल बनाने के लिए जब हम कंप्यूटर को देते हैं तो इसकी क्या होती है? प्रोसेसिंग. तो बाद में क्या होती है? उसकी इंफॉर्मेशन या सूचना तैयार होती है. सो हम कह सकते हैं कि जो डाटा है वो एक रॉ और अनऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में होता है. नंबर 2, ए रिकॉर्ड इज आल्सो नाउन एज ए डैश. तो इसके ऑप्शंस हैं कॉलम, एट्रीब्यूट, फील्ड या टपल. तो इसका सही आंसर है टपल, कि रिकॉर्ड को टपल भी बोलते हैं. आपको बताना चाहूंगा कि आपको पता होगा टेबल क्या होता है. टेबल होता है कलेक्शन ऑफ हॉरिजॉन्टल रोज एंड वर्टिकल कॉलम्स. सो जो टेबल है रोवर कॉलम्स का बनता है. जो टेबल के हेडिंग्स होते हैं, जैसे ऊपर मैंने लिखा रोल नंबर, नेम, क्लास, हेडिंग्स, उनको बोलते हैं कॉलम या एट्रीब्यूट. उसके नीचे हम इंफॉर्मेशन लिख देते हैं, जैसे रोल नंबर के नीचे रोल नंबर, नेम के नीचे नेम, क्लास के नीचे क्लास. वो पूरी क्या बन गई? एक रो. सो रो को रिकॉर्ड भी बोलते हैं और टपल भी बोलते हैं. नंबर 3, ए पर्सन हु मैनेज एंड कंट्रोल्स द ओवरऑल डीबीएमएस इज कॉल्ड डैश. वो पर्सन जो पूरे डीबीएमएस को कंट्रोल करता है, मैनेज करता है, उसको क्या बोलते हैं? तो इसके ऑप्शंस हैं डीबीए, एंड यूजर, डाटाबेस डिजाइनर या प्रोग्रामर. तो इसका सही आंसर है डीबीए. तो डीबीए को डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर भी बोलते हैं. डीबीए वो पर्सन है, जो ग्रुप ऑफ पर्संस का समूह है जो पूरे डीबीएमएस को कंट्रोल करते हैं या मैनेज करते हैं. मीन्स कि इसके पास सारे राइट्स होते हैं कि किसको यूजर ने पासवर्ड देना है, किसको नहीं देना, और किसके पास कौन सा राइट होगा, कौन सी ग्रांट दी जाएगी जिससे वो डाटाबेस पे यूजर काम कर सके. नंबर 4, DBMS is a software layer
that provides an interface between dash and the dash. इसके ऑप्शंस हैं डाटा कॉमा इंफॉर्मेशन, डीबीए कॉमा एंड यूजर, यूजर कॉमा डाटाबेस या डाटा कॉमा डाटाबेस। तो इसका सही आंसर है यूजर कॉमा डाटाबेस। DBMS is a software layer that provides an interface between user and database। कि DBMS एक सॉफ्टवेयर लेयर प्रोवाइड करता है जो हमारे बीच और डाटाबेस के बीच एक लिंक या इंटरफेस का काम करता है, जिसकी मदद से हम डाटाबेस को यूज कर सकते हैं। नंबर 5, डैश रेफर टू जनरल रूल्स एंड इंस्ट्रक्शंस दैट हेल्प टू डिजाइन द डाटाबेस एंड टू यूज ए डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो इसके ऑप्शंस है इंफॉर्मेशन, प्रोसीजर्स, एप्लीकेशन प्रोग्राम्स या सिस्टम प्रोग्राम्स। इसका सही आंसर है प्रोसीजर्स। कि प्रोसीजर्स रेफर्स टू जनरल रूल्स एंड इंस्ट्रक्शंस दैट हेल्प टू डिजाइन द डाटाबेस एंड टू यूज ए डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। कि प्रोसीजर में कुछ रूल्स होते हैं, इंस्ट्रक्शंस होती है, जिनकी मदद से हम डाटाबेस को तैयार कर सकते हैं और डाटाबेस को या डीबीएमएस को यूज भी कर सकते हैं। आगे है फुल फॉर्म्स। नंबर 1, डीबीएमएस। सो डीबीएमएस का पूरा नाम है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। आपको पहले भी बताया है कि डीबीएमएस एक सॉफ्टवेयर होता है जिसकी मदद से हम डाटाबेस को क्रिएट कर सकते हैं और उसको मैनेज भी कर सकते हैं। और डीबीएमएस में कुछ सॉफ्टवेयर आते हैं जैसे कि एमएस एक्सेस, ओरेकल। नेक्स्ट है डीबीए। तो डीबीए की फुल फॉर्म है डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। डीबीए वो पर्सन होता है जिसका पूरे डाटाबेस को पूरा कंट्रोल ये कर सकता है। इसमें एक पर्सन भी हो सकता है और एक से ज्यादा पर्सन भी हो सकता है। आगे है एसक्यूएल। तो एसक्यूएल की फुल फॉर्म है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। जो एसक्यूएल है ये डीबीएमएस की एक लैंग्वेज है जिसकी मदद से हम डाटाबेस के ऊपर अलग अलग तरह के ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। कि अगर डाटाबेस में कोई डाटा ऐड करना है, उसको व्यू करना है, उसको मॉडिफाई करना है या डिलीट भी करना है। व्हाट इज रिकॉर्ड? की रिकॉर्ड क्या होता है? रिकॉर्ड इज कलेक्शन ऑफ इंटरलेटेड डाटा। जो इंटरलेटेड डाटा का समूह होता है उसको रिकॉर्ड बोलते हैं। इट इज आल्सो कॉल्ड रो और टपल। इसको रो टपल भी बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, इन द रिकॉर्ड ऑफ ए स्टूडेंट हिज रोल नंबर, नेम, मार्क्स आर इंक्लूडेड। जैसा नीचे आप देख रहे हो, ये पूरे का पूरा टेबल है। इसमें आपको रोल नंबर, नेम और जो मार्क्स, ये हेडिंग दिखाई दे रहे हैं, इनको बोलते हैं कॉलम्स। अब इनके नीचे मैंने रोल नंबर 1 से लेकर 4 तक स्टूडेंट्स के नेम और मार्क्स दिए हैं। तो ये सारे के सारे क्या है? रिकॉर्ड। तो हम कह सकते हैं कि जो पूरे का पूरा ये आपको रो और कॉलम की फॉर्म में नजर आ रहा है, ये क्या है? टेबल। और इसके ऊपर हेडिंग नजर आ रहे हैं, रोल नंबर, नेम, मार्क्स। ये क्या है? एट्रीब्यूट या फील्ड या कॉलम। और जिन पे मैंने एरो लगाया हुआ है 4, ये पूरी की पूरी रोज है, रिकॉर्ड है या टपल है। सेकंड क्वेश्चन है डिफाइन डाटाबेस। So database can be defined as a well organized collection of data that are related in a meaningful way। कि डाटाबेस के अंदर जो हमारा कलेक्शन ऑफ डाटा है वो सही तरीके से ऑर्गेनाइज होता है और ये मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करता है। द डाटाबेस कंटेन्स द एप्रोप्रिएट इंफॉर्मेशन। इसके अंदर हमारे पास एप्रोप्रिएट या जरूरी इंफॉर्मेशन होती है। यूजर कैन गेट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द डाटाबेस अकॉर्डिंग टू हिज रिक्वायरमेंट। यूजर अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली डाटाबेस में से इंफॉर्मेशन ले सकता है। फॉर एग्जाम्पल, रिकॉर्ड ऑफ स्टूडेंट्स इन द स्कूल और इन्फॉर्मेशन ऑफ एम्प्लॉइज इन द कंपनी। स्कूल में जितने भी स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, अगर हम उसका ऑनलाइन कंप्यूटर में डाटा रखा हुआ है तो वो भी एक रिकॉर्ड है या डाटाबेस है। इसके अलावा किसी ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं, कंपनी में एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं, उनकी फुल डिटेल जब सिस्टम में स्टोर की जा रही है तो वो भी क्या है? एक डाटाबेस। थर्ड क्वेश्चन है राइट द नेम ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूजर्स ऑफ डाटाबेस। ये डाटाबेस के अलग अलग तरह के यूजर्स के नाम बताओ। द यूजर्स आर द पीपल हु कंट्रोल एंड मैनेज द डाटाबेस। यूजर वो लोग होते हैं जो डाटाबेस को कंट्रोल करते हैं और मैनेज करते हैं। द नेम ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूजर्स ऑफ डाटाबेस आर एज फॉलोइंग। नंबर 1, एप्लीकेशन प्रोग्रामर्स। These users uses different types of programming languages to write application programs। कि एप्लीकेशन प्रोग्रामर्स वो यूजर होते हैं जो अलग अलग तरह की प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जैसे कि सी प्लस प्लस, जावा, डॉट नेट या पाइथन को यूज करके हमारे लिए एप्लीकेशन प्रोग्राम्स, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर तैयार करते हैं।
नंबर 2 डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, इसको डीबीए भी बोलते हैं। दीज यूजर्स कंट्रोल एंड मैनेज द ओवरऑल डाटाबेस, ये वो यूजर होते हैं जो पूरे डाटाबेस को कंट्रोल और मैनेज कर सकते हैं। नंबर 3 एंड यूजर्स, these users can perform various operations on database such as insert, update, delete और view। ये वो यूजर होते हैं जो डाटाबेस के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, जैसे कि डाटाबेस में कोई डाटा ऐड करना, उसको अपडेट करना, डिलीट करना या देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय या व्हाट डू यू नो अबाउट डीबीएमएस? सो इट स्टैंड्स फॉर डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इट इज सिस्टम सॉफ्टवेयर, ये एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। इट इज यूज्ड फॉर क्रिएटिंग एंड मैनेजिंग डाटाबेस, इसकी मदद से हम डाटाबेस को बना सकते हैं और मैनेज कर सकते हैं। इट इज यूज्ड टू क्रिएट, एडिट, व्यू एंड डिलीट द डाटाबेस, इसकी मदद से हम डाटाबेस को बना सकते हैं, उसको एडिट कर सकते हैं, देख सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं। इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट डीबीएमएस इज अ सॉफ्टवेयर लेयर दैट प्रोवाइड्स एन इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड डाटाबेस। तो हम कह सकते हैं कि जो डीबीएमएस एक सॉफ्टवेयर लेयर है जो हमारे बीच और डाटाबेस के बीच एक इंटरफेस या लिंक का काम करता है, जिसकी मदद से हम डाटाबेस को यूज कर सकते हैं। तो डीबीएमएस में कई सॉफ्टवेयर आ जाते हैं, जैसे एमएस एक्सेस या ओरेकल। फिफ्थ क्वेश्चन है, राइट द नेम ऑफ वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ डाटाबेस एनवायरनमेंट। डाटाबेस एनवायरनमेंट के अलग अलग कंपोनेंट्स के या भागों के नाम बताओ। देयर आर 5 कंपोनेंट्स ऑफ डाटाबेस एनवायरनमेंट। नंबर 1 सॉफ्टवेयर, इट रेफर्स टू द कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स यूज्ड विद इन द डाटाबेस सिस्टम। कि डाटाबेस सिस्टम के अंदर जो हम प्रोग्राम यूज करते हैं उनको सॉफ्टवेयर कहा जाता है। जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम में विंडो 7, विंडो 8, विंडो 10 कुछ भी हो सकता है। और अगर डाटाबेस की बात करें तो डीबीएमएस की बात करें तो उसमें ओरेकल या एमएस एक्सेस या माई एसक्यूएल या एसक्यूएल सर्वर, अब जो भी सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो डाटाबेस को असेस करने के लिए। नंबर 2 हार्डवेयर, इट इंक्लूड्स ऑल द फिजिकल डिवाइसेस विद इन द डाटाबेस सिस्टम। कि डाटाबेस सिस्टम के अंदर जो आप कंप्यूटर के फिजिकल पार्ट्स यूज कर रहे हो उनको हार्डवेयर बोलते हैं, जैसे कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, प्रिंटर, रैम, हार्ड डिस्क वगैरह। नंबर 3 है प्रोसीजर्स, इट रेफर टू द जनरल रूल्स एंड इंस्ट्रक्शंस दैट हेल्प टू डिजाइन द डाटाबेस एंड टू यूज द डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इसमें कुछ रूल्स होते हैं, इंस्ट्रक्शंस होती हैं, जिनकी मदद से हम डाटाबेस को डिजाइन कर सकते हैं और उसको यूज भी कर सकते हैं। नंबर 4 डाटा, सो डाटा इज कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स एंड फिगर्स। कि जो हम कंप्यूटर को इनपुट देते हैं उसको क्या बोलते हैं, डाटा। नंबर 5 यूजर्स, द यूजर्स आर द पीपल हु कंट्रोल एंड मैनेज द डाटाबेस। यूजर वो लोग होते हैं जो डाटाबेस को कंट्रोल भी कर सकते हैं और मैनेज भी कर सकते हैं।